क्लास में हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें थ्योरीज पढ़ रहे थे। कितने थ्योरी बताए थे लास्ट क्लास में? 7-8। 8 थ्योरी के बाद आज 9 नंबर पे आएंगे। 9 नंबर थ्योरी में पढ़ेंगे थियरी ऑफ डार्विन। यानी कि डार्विन का सिद्धांत। वहां का फैन बंद कर दीजिए। डार्विन का नाम पहले सुना है? विज्ञान के जनक, बायोलॉजी। डार्विन के बारे में जब कभी भी हम कोई चीज अध्ययन करते हैं तो दिमाग में ख्याल आता है कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो विकास से संबंधित है। विकास मतलब इंसानों का विकास धरती पर कैसे कैसे हुआ। डार्विन एक बायोलॉजिस्ट थे, जीव विज्ञानी, और इसे फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था जो विकास से संबंधित है। तो आखिर इनके सिद्धांत में वो महत्वपूर्ण बात क्या है जो विकास से संबंधित है? इन्होंने बहुत सिंपल शब्दों में एक कथन बताया कि जो भी जीव इस धरती पर है अगर संघर्ष करेगा तो जिंदा रहेगा। संघर्ष खत्म, जिंदगी खत्म। तो इसलिए जिन चीजों में जान है वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या करते हैं? संघर्ष। अब कोई ऐसे जीव का नाम बता दीजिए जो संघर्ष नहीं करता हो, उसके जीवन ऐसे ही चलता है बिना संघर्ष के। चींटी को देखते हैं, सबसे छोटी प्राणी चींटी सुबह उठती है, चल के पता नहीं कहां से कहां तक जाती है खाने की तलाश में। अगर वो खाने की तलाश में है इसका मतलब है कि वो संघर्ष कर रही है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए। वैसे ही मधुमक्खी, मच्छर, जीव जंतु, हर कोई अपने आप को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करता है। कहा जाता है कि जंगल में हिरन अपने जान बचाने के लिए भागती है, संघर्ष करती है। तो एक चीता भी उसे मार के खाने के लिए संघर्ष करता है कि आज इसको मार के खाएंगे नहीं तो पता चले हम ही मर जाएंगे। सब संघर्ष कर रहे हैं जितने जीव हैं। जिस दिन किसी का संघर्ष बंद हो गया यानी मर गया, यही चीज इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। एक लाइन नोट कीजिए, लिखेंगे जो जीव संघर्ष करेगा वो जिंदा रहेगा। जो जीव संघर्ष करेगा वो जिंदा रहेगा, अन्यथा समाप्त हो जाएगा। अन्यथा समाप्त हो जाएगा। ठीक है। संघर्ष शब्द को, जो एक शब्द है डार्विन ने बताया संघर्ष, स्ट्रगल, इस संघर्ष को उर्दू शब्द में या अरेबिक में या दूसरे शब्दों में कहा जाता है जिहाद।
सुना होगा ये शब्द कभी, ये वर्ड सुना है? अगर अभी बाहर निकल के कोई कह दे तो लोग पुलिस वाले को कॉल कर दे कि जिहाद की बात कर रहे हैं। इतना निगेटिव वर्ड हो गया है ये, सिर्फ अर्थ न जानने की वजह से कि है क्या। जिहाद का मतलब ही संघर्ष होता है। अगर पॉजिटिव मकसद के लिए, किसी अच्छे मकसद के लिए कोई आदमी किसी काम के लिए कोशिश करता है तो वो जिहाद कहलाता है। जैसे एक ठेला वाला सुबह निकलता है, शाम तक अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमा के लाता है, वो है उसका संघर्ष, तो कहते हैं कि वो जिहाद पे है। जिहाद का मतलब ये नहीं कि बंदूक उठाए 10-20 लोगों को मार दिए उसको कहते हैं जिहाद है, पागलपन कहते हैं उसको। शब्द ही नहीं समझ है ना। जब तक किसी शब्द का अर्थ नहीं अब जाने, जिहाद माने संघर्ष होता है, तो कहां गलत लग रहा है? जिहाद का मतलब संघर्ष होता है, किसी चीज के लिए संघर्ष करना, मेहनत करना। लेकिन किसी को जानकारी नहीं कि ये शब्द है क्या, इसकी वजह से इसमें कंफ्यूजन जाता है। एक आतंकवादी भी अपने काम को अंजाम देने के लिए संघर्ष करता है ना, कि आज या तो मरेंगे या मारेंगे, वो उस संघर्ष को भी क्या नाम देता है? जिहाद। आप अपनी नौकरी के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वो भी जिहाद है। आपके परिवार के लोग आपको पढ़ाने के लिए जो मेहनत घर पे कर रहे हैं वो भी जिहाद है। जिहाद का मतलब धर्म या मजहब नहीं होता, संघर्ष होता है। जो मेहनत कर रहा है वो सब जिहाद है, किसी भी चीज के लिए करे। लेकिन जिहाद शब्द में होता है कि पॉजिटिव मकसद के लिए काम करना। निगेटिव अगर आ गया तो वो जिहाद नहीं कहलाएगा। निगेटिव मकसद का मतलब 10-20 लोगों को मार देना और उसको कहेंगे कि ये जिहाद है, तो इसको पागलपन कहते हैं, जिहाद नहीं कहते। तो किसी ने उस अर्थ को ही गलत मायने में ले लिया। पहली बार बोला, लोगों ने सुना तो उनको लगा कि इसी चीज को कहते हैं, मारना काटना को जिहाद कहते हैं। गलत है। हर कोई अपने संघर्ष को एक नाम देता है। आतंकवादियों ने जिहाद का नाम दे दिया। उनको बुला के बैठा के पूछा जाए इसका अर्थ क्या होता है तो नहीं पता, क्योंकि आतंकवादियों में 99% जाहिल लोग होते हैं। जाहिल मतलब जिसको कुछ समझ नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल नहीं करे, उसको जैसे आप मैनिपुलेट करना चाहे, जैसे इस्तेमाल करना चाहे, पैसा देके कर लीजिए, वैसे लोग होते हैं। उसको क्या शब्द की ये कहाँ से आया है, इसका क्या अर्थ होता है, लेकिन बहुत धार्मिक बातें करेगा, लगेगा सब कुछ, धर्म का सबसे बड़ा ज्ञानी यही है, सब कुछ यही जानता है, आता कुछ नहीं। किसी धर्म गुरु ने उसका माइंड वॉश कर दिया है, वो जैसे बोल रहा है वही वो सुना रहा है, इतना ही होता है। तो संघर्ष है, ये डार्विन का कथन है, अब से नहीं, 300 साल पहले की बात है, कि कोई भी जीव जब तक संघर्ष नहीं करेगा वो जिंदा नहीं रह सकता। अब एग्जाम्पल में आप जहां भी नजर घुमाएंगे सब संघर्ष करता हुआ नजर आएगा। कुत्ते आपस में लड़ते हैं ताकि मुझे आज का खाना मिल जाए, मुझे उनसे चीजें मिल जाए, संघर्ष है वो भी एक। हर जानवर संघर्ष कर रहा है तो जिंदा है। इंसान भी, हम अलग नहीं है, हम भी जानवरों की श्रेणी में आते हैं, ह्यूमन बीइंग, इंसान भी एक जानवर है। तो डार्विन के सिद्धांत में इन शब्द पर सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। आपने लिख लिया कि जो संघर्ष करेगा वो जिंदा रहेगा, संघर्ष बंद, जिंदगी खत्म। आगे जानते हैं थियरी नंबर 10, इसको कहते हैं थियरी ऑफ लैमार्क। लैमार्क का सिद्धांत। थियरी ऑफ लैमार्क। लैमार्क का नाम भी पहले आपने सुना होगा। विकासवादी सिद्धांत में, बायोलॉजी में लैमार्क का नाम भी कई जगह आता है। तो इन्होंने विकास के बारे में क्या बताया? लैमार्क का सिद्धांत, नाम है लमार्क, इसको लैमार्क लिखा जाता है हिंदी में, लैमार्क का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि शरीर के किसी भी हिस्से पर अगर कोई व्यक्ति या कोई जानवर मेहनत करता है तो शरीर के अंगों में परिवर्तन आता है।
अगर शरीर के किसी हिस्से पर हम मेहनत कर रहे हैं या उससे बहुत ज्यादा काम लेते हैं तो हमारे शारीरिक आकार में परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन विकास कहलाता है। अब परिवर्तन किस प्रकार का आता है, नो आइडिया। जिम जाते हुए आदमी को देखते हैं, पूरा डंबल वंबल उठाता है, लटकता है, पता नहीं क्या क्या करता है, तो उसके शरीर में कुछ कट्स बनते हैं। ऐसा लगता है ना, ये सामान्य लोगों का बाजू है, उनका इसके डबल होगा, यहां तक होगा। बॉडी बिल्डर्स को देखते होंगे, उन्होंने अपने शरीर के अंगों पर मेहनत किया तो इसमें परिवर्तन आया। वजन कम है, मेहनत करते हैं, धीरे धीरे खाते पीते हैं, वजन बढ़ जाता है, मजबूत हो जाते हैं, परिवर्तन है। वैसे ही हर काम में, जिस काम को हम अंजाम देते हैं अपने हाथ से, पैर से, किसी भी एक्टिविटी से, तो उसमें जो परिवर्तन आएगा उस परिवर्तन को विकास कहते हैं। ये लैमार्क का मानना है। बहुत से लोग नाटे कद के होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि लटकने से थोड़ा लंबे हो जाएंगे, कोशिश करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लटकते हैं, उसी दौरान थोड़ी बहुत हाइट उनकी परिवर्तित हो जाती है। यही परिवर्तन लैमार्क ने बताया कि विकास कहलाता है। तो शरीर के अंगों पर अगर हम मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उस प्रयास से उसमें बदलाव आता है। लिख लेंगे इसमें एक लाइन, उसके बाद एक और एग्जाम्पल बताते हैं आपको। किसी भी काम में लगातार अभ्यास करने से परिवर्तन आता है। किसी भी काम में लगातार अभ्यास करने से परिवर्तन आता है। परिवर्तन आता है, उसे विकास कहते हैं। उसे विकास कहते हैं। हो गया, उसे विकास कहते हैं। तो जब कभी भी हम विकास के बारे में बात कर रहे होते हैं तो एक ख्याल आता है लैमार्क में कि चेंज आना चाहिए। इन्होंने चेंज का एग्जाम्पल एक जिराफ से दिया। जिराफ आपने देखा, अगर जानवर इतना ऊंचा होगा तो इसकी गर्दन 15 फीट ऊंची होती है, ऐसे बहुत ऊंची गर्दन जिराफ का। लैमार्क बताते हैं कि जब से धरती पर जिराफ है, कितने हजार साल पहले से है नहीं पता, लेकिन जब से है हमेशा से इसका गर्दन इतना लंबा नहीं था। उसमें परिवर्तन होने की वजह से जिराफ का गर्दन इतना लंबा धीरे धीरे हुआ। उसका एग्जाम्पल उन्होंने इस प्रकार बताया कि एक समय था कि पृथ्वी पर सब कुछ सूना पड़ गया था, सन्नाटा, यानी चारों तरफ मरुभूमि थी, ड्रॉट एरिया बन चुका था, मरुभूमि बन चुकी थी। और जहां मरुभूमि बन जाए, जमीन पर एक घास भी नहीं दिखाई देती है, सिर्फ मिट्टी या रेत नजर आती है। जानवर क्या खाते हैं, पत्ते खाते हैं। जब वो सिर नीचे करते हैं तो उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिखता, क्योंकि जितना दूर तक नजर आ रहा है सब रेत ही रेत है, बंजर हो चुके हैं जमीन। उस दौरान उन एरिया में छोटे छोटे जो झुरकुट पेड़ पौधे होते हैं उन पे थोड़े बहुत पत्ते बचे हुए थे, जिसको वो खाते थे। तो उनकी जो अपनी एक लंबाई थी, उस लंबाई के आधार पर जहां तक उनके गर्दन पहुंच पाते थे वो खाते थे। अब यहां तक गर्दन पहुंच रहे हैं और पेड़ पौधों की हाइट वहां तक है, आसमान तक। इन्होंने अपने गर्दन को क्या किया, प्रेसित करना शुरू किया, दम लगाना, गर्दन पे जोर देना कि वहां तक पहुंच जाए। आज भी हम कोशिश करते हैं ना, कोई सामान पकड़ना हो तो लगता है कि जहां तक हाथ पहुंच जाए। उन्होंने अपने गर्दन का इस्तेमाल किया कि वहां तक पहुंच जाए और उन पत्तों को खा ले ताकि पेट भरे, वरना मर जाएंगे अब। तो गर्दन पे लगातार जोर देने की वजह से उनकी आने वाली पीढ़ी में गर्दन में थोड़ा सा परिवर्तन दिखा। उनमें तो कम दिखा, उनकी आने वाली नई पीढ़ी में गर्दन में जो परिवर्तन दिखा वो कई पीढ़ियों में परिवर्तित होते होते आज इतना विशाल नजर आता है। यानी कोशिश कई हजार साल पहले की होगी और परिवर्तन कितना बाद नजर आया। तो कहा जाता है कि शरीर में किसी भी तरह का परिवर्तन अगर चाहिए तो बॉडी उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। वही हुआ ड्रॉट एरिया में, उनकी बॉडी उस हिसाब से ढलने लगी जो उनकी रिक्वायरमेंट थी ताकि खुद को जिंदा रख सके। तो वो संघर्ष किए, जिंदा रहे।
अगर लोग यही सोचता कि उतना ऊपर कैसे खाएंगे, अरे छोड़ देते हैं, मर ही जाएंगे, मर गए होते। संघर्ष किया तो जिंदा रहा, तो वो शरीर में परिवर्तन आने शुरू हुए। आपने पोलर बियर देखा होगा, ध्रुवीय भालू, सफेद दिखता है, बर्फ के इलाके में कभी कभी फोटो में नजर आता होगा। उसके जो फर या बाल होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, झपझप करता है चलता है तो। इतने बड़े बाल उगने की क्या जरूरत है? जहां टेम्परेचर बहुत कम होता है, शरीर अपने आप को सरवाइव करने के लिए शरीर पर बाल उगा लेती है अपने आप, क्योंकि उनके पास तो कोई कपड़ा है नहीं, गर्म कपड़ा के खुद को ढक ले और कर ले। तो शरीर मौसम के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करती है। यही परिवर्तन लैमार्क ने बताया कि जो जिस क्षेत्र में रहता है उसके हिसाब से उसमें परिवर्तन होता है, और वो शरीर में आए परिवर्तन ही उसका विकास कहलाएगा। अब समझ में आया? कोई जीव पानी में सांस ले सकता है, क्योंकि उसने अपने आप को पानी के हिसाब से ढाल लिया, ये परिवर्तन है। कोई जीव पानी में भी सांस ले सकता है और पानी के बाहर भी, दोनों जगह जीवित रह सकता है। ये उसके शारीरिक परिवर्तन की वजह से होता है, यही परिवर्तन विकास है। जैसे मेंढक दोनों जगह रह लेते हैं, कछुआ दोनों जगह रह लेता है, ये उसके शरीर में होने वाले परिवर्तन, और परिवर्तन ही लैमार्क की देन है। जहां परिवर्तन है वहां विकास होगा। थोड़ा टीचर्स की भी बात कर लेते हैं। पटना में 11वीं 12वीं का जो क्लासेस चलता है, या नीट या आईआईटी की जो क्लासेस चलती है, अब पटना में इसका क्रेज बहुत कम हो गया। पहले क्या होता था, अभी आपसे 10 साल 12 साल पीछे जाइएगा तो पटना में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए भीड़ होती थी, आईआईटी और मेडिकल। इतनी भीड़ कि उस भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल था। जहां 11 12 की अच्छी पढ़ाई होती थी, वहां स्टूडेंट क्लासरूम में बैठ के पढ़ते थे, क्लासरूम के बाहर से पढ़ रहे हैं, आवाज सुन के गलियारे में पढ़ रहे हैं। पागलपन था एक अजीब किस्म का, एक ट्रेंड था किसी जमाने का। शिक्षक भी उतनी मेहनत करते थे, लेकिन जैसे जैसे आईआईटी और नीट के एजुकेशन के पैटर्न में बदलाव आया, टीचर ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, बदलाव के साथ वो कन्वर्ट नहीं हुए। जिनके पास पहले 10-10 बैच पढ़ाने के लिए होते थे, आज 2 बैच नहीं है। क्यों? परिवर्तन। बदलते हुए चीजों के साथ अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो ज्यादा दिन दिखेंगे नहीं, गायब हो जाएंगे। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, अपने ही लोग हैं सब, जिनके पास दिन भर में 2 बैच नहीं है। 10-10 बैच जब पढ़ाते थे वो, अभी 2 बैच नहीं है। कारण है कि जो परिवर्तन की जरूरत थी वो परिवर्तन उन्होंने नहीं किया। तो अगर आप भी परिवर्तित नहीं होंगे तो गायब हो जाएंगे, मार्केट से गायब, कोई आपका नाम तक नहीं जानेगा आप कौन थे, कहां से आए। तो लैमार्क के सिद्धांत में हर जगह परिवर्तन है, परिवर्तन है तो विकास है। आपको बदलना होगा, चीजों को बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना होगा, सिलेबस के हिसाब से तैयार होना पड़ेगा। आज के डेट में आईआईटी और मेडिकल आसान है कि टफ है? अभी सोच के क्या लगता है? बहुत ही आसान हो चुका है। आज के डेट में इंडिया में ऐसे बच्चे हैं जो 720 में 720 नंबर प्राप्त करते हैं, एक नंबर आगे पीछे नहीं। यानी कि टेस्ट आसान है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टोटल कोई क्वेश्चन हल करके पूरे नंबर प्राप्त कर ले। 11 12 में होता था 100 में 100 आ गए, मैथ में आ गए, फिजिक्स में आ गए, लेकिन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 100% नंबर कभी नहीं आता था, अब आ रहा है। इसका मतलब है कि टीचर ने अपने आप को उस हिसाब से परिवर्तित किया, बच्चों ने परिवर्तित किया, सिलेबस के हिसाब से खुद को ढाला, और आज टोटल नंबर प्राप्त करें 720 में 720। और ये कोई अफसोस की बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर हम परिवर्तित होंगे तो विकास होगा। रुक गए, झुक गए, रास्ते बदल दिए, विकास रुक गया। हो गया लैमार्क का सिद्धांत। आप अपने आप को परिवर्तित कीजिएगा कि ऐसे ही रहिएगा? परिवर्तन संसार का नियम है, अगर आप नहीं कीजिएगा तो समस्या। नेक्स्ट लिखेंगे थियरी ऑफ कंटिन्यूटी। थियरी ऑफ कंटिन्यूटी। निरंतरता का सिद्धांत, जो निरंतर चलता रहे।
निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत मतलब इस सिद्धांत को मैंने कल ही अंतर करने में बता दिया था कि विकास वो है जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु तक कंटिन्यू चलते रहती है। यही लाइन लिखना, यही निरंतरता का सिद्धांत है। विकास गर्भकाल से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है। लिख लिए, यही है निरंतरता का सिद्धांत, कुछ अलग नहीं है कि निरंतर होते रहता है, गर्भकाल से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है। ठीक है, अगले सिद्धांत की ओर आएंगे। थियरी ऑफ पेस, गति का सिद्धांत। थियरी ऑफ पेस यानी गति का सिद्धांत, माने कक्षा में जितने भी बच्चे होते हैं उनके जो सीखने का समझने का स्तर होता है उनकी अपनी एक गति होती है, और अपनी गति से सीखने का अवसर देना ही प्रमुख होता है। सभी बच्चे को एक स्पीड से हम नहीं हाँक सकते। जिस बच्चे की जो क्षमता है, जिस स्पीड के साथ वो सीख रहा है, उसे उसकी स्पीड से सीखने का अवसर देना थियरी ऑफ पेस कहलाता है। यह विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है, क्योंकि बच्चों का जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है तो वो एक समान नहीं होता। कुछ बच्चों में देखते हैं कि शैशवावस्था में तेजी से बढ़ रहा है, वजन भी आ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। कुछ बच्चों को देखते हैं कि उसका ना हाइट बढ़ रहा है ना वेट बढ़ रहा है, रुका हुआ है। कुछ बच्चों को देखते हैं लड़के और लड़कियों में कि किशोरावस्था में लड़कों की उम्र हाइट वगैरह थोड़ा स्टॉप कम हो जाती है, लड़कियों की हाइट एज ऐसा लगता है कि तेजी से बढ़ रहा है किशोरावस्था में। तो जेंडर भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से अलग अलग समय में अलग अलग स्टेज में ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर पाया जाता है। वो उनके गति की वजह से है। किसी एक सेक्शन में गति तेज होती है तो दूसरे सेक्शन में कम हो जाएगी, तो हम उसकी तुलना नहीं करेंगे कि उसका ज्यादा है इसका कम क्यों है। ये हर बच्चे को अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर देने से संबंधित है, और अपनी गति से सीखेंगे तो समझिए बेहतर सीखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बच्चों को कुछ क्लास बीच में गैप करा के अगले क्लास में एडमिशन करा देते हैं। उसकी गति थोड़ी सी तेज क्या हो गई सीखने में, हमने क्लास ही एक बीच से गायब कर दिया, अगली क्लास में भेज दिया कि ये सीख लेगा। क्लास गैप करके नहीं भेजना था, उस क्लास में 6 मंथ पढ़वाते, फिर अगली क्लास में 6 मंथ बाद भेजते और दोनों को मेंटेन कर देते, तब लगता कि हाँ ये सीख रहा है। बीच से गैप करके हम किसी बच्चे की लर्निंग को बेहतर नहीं कर सकते। अगर ज्यादा फास्ट लर्नर है तो एक क्लास 6 महीना पढ़े, लेकिन उस क्लास को छोड़ के नहीं जाना है। 1 साल के सिलेबस को 6 महीने में कंप्लीट करके वो आगे बढ़ जाएगा अपना असेसमेंट करके। तो ये पेस को बताता है, जिसकी जैसी पेस है उसके अनुसार उसे सीखने का अवसर दें। लिखेंगे, बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने और विकसित होने का अवसर दें। बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने और विकसित होने के अवसर दें।
सीखने और विकसित होने के अवसर दे। लगभग 12 सिद्धांत आपने पढ़ लिया, इतने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, लेकिन सभी सिद्धांतों से एक बार अगर नजर गुजर जाती है तो समझिए आपका काम हो गया। जो शुरू में आपको 3-4 सिद्धांत लगातार लिखाए हैं, बार बार एग्जाम में वही आते हैं, बाकी सब तो नॉलेज के लिए काम आएगा। सिफेलोकॉडल, प्रोक्सिमोडिस्टल, ज्यामितीय सिद्धांत, ये सब ज्यादातर एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। अब थियरी ऑफ पेस के बाद हम लोग आएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आपके दिमाग में भी इस बारे में बहुत से आइडिया होंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं, ज्यादा प्रभावित करती हैं। जैसे बहुत सारी चीजें लिखनी है, कुछ आइडिया आप बताते चलेंगे। क्या हेरिडिटी प्रभावित करती है? हमारा वंश, हमारे खानदान, वंशज बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। हेरिडिटी या जेनेटिक्स प्रभावित करता है कि नहीं करता है? नोट करते चलेंगे, जो जो चीजें हम बोलते पूछते जाएंगे वो सब नोट करना है। सबसे पहले लिखेंगे हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम। हेरिडिटी बोलते हैं यानी वंशानुक्रम। दूसरा, क्या आपका पर्यावरण प्रभावित करता है? जिस पर्यावरण में आप रहते हैं वो प्रभावित करेगा कि नहीं? लिख लेंगे इन्वायरमेंट, पर्यावरण। आस पड़ोस, नेबरहुड, आस पड़ोस लिख लेंगे। समाज, स्कूल, खान पान, खाना पीना, अच्छा खाएंगे तब तो अच्छा होंगे। खान पान, रहन सहन, रहन सहन, स्वच्छ वायु एवं प्रकाश, फ्रेश एयर, स्वच्छ वायु एवं प्रकाश। स्वच्छ वायु एवं प्रकाश। नेक्स्ट, जलवायु, क्लाइमेट। नेक्स्ट, भाषा, संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट, शिक्षा का स्तर, शिक्षा का स्तर।
संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। नेक्स्ट, एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार। स्वास्थ्य, हेल्थ, स्वास्थ्य। मित्र मंडली, पीयर ग्रुप, दोस्तों को कहते हैं। मित्र मंडली, दोस्तों का समूह। हो गया। सिनेमा, सिनेमा। पोस्टर एवं बैनर, पोस्टर एवं बैनर। नेक्स्ट, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कितने पॉइंट हुए? 20 पॉइंट हो गए। 19। माता पिता एवं परिवार, माता पिता एवं परिवार। इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं कि ये हमारे वृद्धि और विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है। प्रभावित होने का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। यहां मैंने नहीं ना लिखा कि नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, इसका मतलब दोनों की चर्चा करेंगे। दोनों की चर्चा करेंगे तो उसमें पहले पार्ट से उसको शुरू करेंगे। जैसे पहला नाम क्या लिखा? हमारी हेरिडिटी, मैं किस खानदान से संबंधित हूं उसका असर मुझ पे पड़ता है। पढ़ना भी चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे पता नहीं किसका बेटा है, उसकी तो खानदान से कोई चीज मैच ही नहीं करती, न शक्ल सूरत, न रंग रूप, न बोलने समझने का अंदाज। तो अगर मेरी सारी चीजें मेरे परिवार, मेरे खानदान से मैच करती है, इसका मतलब सब ठीक है। उसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस प्रकार का होगा। और अगर हमारी जेनेटिक्स, हमारी हेरिडिटी में सब कुछ सही है तो मुझे सब कुछ सही प्राप्त होगा। अगर कोई ऐसी बीमारी है जो उनको है, वो भी हमें विरासत में मिल जाती है तो नुकसान भी तो है। तो हेरिडिटी हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभावित करती है। जैसे किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, आने वाली पीढ़ी में किसी को भी हो सकता है वो। अगर लोगों को डायबिटीज की समस्या है तो वो भी आने वाली पीढ़ी में साथ साथ आ जाती है। किसी को कैंसर की समस्या है तो हो सकता है कि वो भी आने वाली पीढ़ी में आए। तो क्या मेरा ग्रोथ और डेवलपमेंट का असर मेरे जेनेटिक्स पर नहीं पड़ रहा है? मतलब उन्होंने क्या किया नहीं किया उसका असर उनकी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ रहा है। इसे कह सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है, हमारे वंशज से, वो किस प्रकार के थे। दूसरा, हम जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं उसी के अनुसार हमारा डेवलपमेंट होता है। मैंने कहा था ना, अगर हम चोर उचक्कों के समूह में रहें तो कैसे बन जाएंगे? चोर और उचक्का। लेकिन अच्छे लोगों के समूह में रहते हैं तो उन लोगों जैसी सोच आती है और हम भी अच्छे इंसान बनते हैं। जैसा माहौल, जैसा इन्वायरमेंट, इंसान बिल्कुल वैसा ही बनता है। बच्चों में ये चीजें खास करके देखी जाती है, क्योंकि तब हम बच्चों की पर्सनालिटी को ढाल रहे होते हैं बचपन से। उसको जिस वे में लगा देंगे उसको लगेगा ऐसे ही होता है, यही सही है, उसको अपना लेता है। इसका एग्जाम्पल है कि बच्चे जब तक घर में हैं, माँ बाप और फैमिली के साथ सब कुछ शेयर कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो घर से बाहर ग्राउंड में खेलने निकल जाता है। वहां सोसाइटी के बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्ट होता है जो अलग अलग परिवार से संबंधित है। उनके रहन सहन का स्तर अलग है, उनकी भाषाएं अलग है। खेल के 2 घंटे बाद आया और शाम को ऐसे कुछ रंग बिरंगे शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि गार्जियन पूछता है ये कहाँ सीखा? पहले यही सवाल, कहाँ से, कहाँ गए थे आज? तो ग्राउंड में खेलने गया था। बोला कल से जाना बंद, तुम्हारी भाषा खराब हो रही है। क्योंकि ग्राउंड में जब बच्चे खेलते हैं ना तो एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे अपशब्द का प्रयोग करते हैं जो उन्हें बहुत कॉमन लगता है।
जैसे मार साला, फेंक साला, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। उनको नहीं पता कि ये शब्द गलत है, गाली जैसा प्रतीत होता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या हो सकता है कि इससे भी गंदे शब्दों का प्रयोग करते हो। वो बच्चा पहली बार निकला, उसे लगा कि सब बोलते हैं तो मतलब बोला जाता होगा। अब वो वहां से सीख के आया, अपने घर में अपने भाई बहनों के साथ प्रयोग कर रहा है, तो गार्जियन क्या कहेगा? कल से ग्राउंड जाना बंद। इससे बच्चे का नुकसान है। एक अच्छा माहौल आप उसे देने की कोशिश कीजिए, वैसा बनाइए। तो आजकल सोसाइटी या कॉलोनी डेवलप होनी शुरू हो गई कि हमारे एक स्तर के लोग एक जगह रहेंगे तो सबकी सोच एक जैसी होगी। तो बसने शुरू हो गए, डॉक्टर्स कॉलोनी, इंजीनियर्स कॉलोनी, जज कॉलोनी, टीचर्स कॉलोनी, सुना है? मतलब उसी सोसाइटी से संबंधित लोगों के लिए एक अलग स्थान बना दिया गया, जहां उस स्टैंडर्ड के लोग होंगे, उनकी जो भाषा शैली होगी उनके बच्चे वही सीखेंगे, वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं होंगे, तब भी नुकसान है। सोसाइटी में एक मिक्स सोसाइटी में रहेंगे तो आपका डेवलपमेंट ज्यादा है। किसी सीमित या एक जैसा सिमिलर सोसाइटी में रहेंगे तो डेवलपमेंट कम है। जब हम हर तरह की बातें और भाषाओं को सुनते हैं तब तो समझ पाते हैं कि ये सही और ये गलत है, हम जज कर पाते हैं, अपने ज्ञान का प्रयोग कर पाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो समस्या सबके लिए। तो जैसा इन्वायरमेंट हम बच्चे को देंगे उसी के अनुसार उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। और क्या है? समाज। हमारे समाज में सबसे प्रमुख चीज क्या है हिंदुस्तान में विशेष तौर पे? सबसे प्रमुख, सोच समझ के बताइएगा। जब से है तब से लेकर आज तक, जब से हिंदुस्तान है तब की बात करें और आज तक, सबसे प्रमुख चीज क्या रहा है? उन चीजों को हम पॉइंट्स में लिखाएंगे, अभी सोसाइटी लिख के छोड़ दिया है। सबसे प्रमुख चीज है हमारे यहाँ धर्म, उसके बाद ज्यादा प्रमुख आती है तो जाति, जाति के बाद समुदाय, समुदाय में कौन सा कुल। आप इंसान हैं ये बातें मायने नहीं रखते, आप क्या है, कौन सी जाति में आते हैं, वो ज्यादा मायने रखता है। उससे हम आपसे डिसाइड करेंगे कि हम आपसे बातचीत करें कि नहीं करें, पूछ के, आपको समझ के, आपको जान के। हमारी सोसाइटी ऐसे डेवलप हो रही है कि बच्चों में ऐसी सोच बचपन से ही आनी शुरू हो गई है कि हम फलाने धर्म से हैं, हम फलानी जाति का है, बाकी सब मेरे नीचे आता है, हम ऊंची जाति के हैं, हम नीचे जाति के हैं, हम मीडियम में हैं। कैटेगरी वाइज बटे हुए हैं सोसाइटी में। तो बच्चों में अगर सोसाइटी में इस तरह की सोच है तो बच्चों में आएंगे, ये जाने बिना कि ये कितना सही कितना गलत है। इसको समझने में 25-30 साल लग जाता है कि ये गलत है, और जिस उम्र में समझना चाहिए उस उम्र में कभी समझ नहीं पाते कि ये चीजें गलत होती है। इसका उपाय क्या है? मिक्स सोसाइटी में रखना। अगर आप मिक्स सोसाइटी में रहेंगे तो सभी लोगों को जानेंगे, समझेंगे, और किसी के प्रति कोई भेदभाव पूर्ण नीति नहीं अपनाएंगे। जब कोई उसके खिलाफ कुछ बोलेगा तो कहेगा, अरे बोल क्या रहे हो, हम तो उस आदमी से रोज मिलते हैं, मुझे उसके बारे में बेहतर पता है, सुनने की जरूरत नहीं है, जाओ। मिक्स सोसाइटी में ना रहने की वजह से बीच में कोई आदमी दोनों के बीच दरार पैदा करके निकल जाता है, क्योंकि वो दोनों एक साथ नहीं रहते। और वो जब आपसे मिलेगा तो कहेगा, देखिए आपको बता दे रहे हैं, उससे मत कहिएगा नहीं तो हम बदनाम हो जाएंगे। और जब हमसे मिलेगा तो कहेगा, देखिए उनके बारे में तो सब बता दिए, ये मत बताइएगा कि हम कहें। वही बिचौलिए का वही काम है, दोनों जगह बातें करेगा और कहेगा बस कहिएगा मत, अच्छा नहीं लगेगा। यह है सोसाइटी। सोसाइटी बच्चे को किस दिशा में लेके जा रही है अभी किसी को अंदाजा नहीं है। एक पूरी पीढ़ी नष्ट हो जाएगी कुछ समय में, अभी ज्यादा वक्त नहीं है। एक पीढ़ी जो तैयार हो रही है, पीढ़ी नष्ट हो जाएगी कुछ समय के बाद, उसकी सोच में कोई पॉजिटिव चीज नहीं रहेगा, सिर्फ निगेटिव चीजें भरी होंगी। हर किसी को एक अलग नजर से देखेगा, दुश्मन की नजर से देखेगा। एक नई पीढ़ी ऐसी तैयार हो रही है, और आप लोग आखिरी पीढ़ी हैं जो सरकारी नौकरी करेंगे। इसके बाद सरकारी नौकरी हिंदुस्तान से समाप्त हो जाएंगी। जर्मनी और अमेरिका वाली जो पॉलिसी है कि जब तक काम कर रहे हैं खा रहे हैं, वो वाली पॉलिसी आ जाएगी। मेहनत करते रहना है, कोई बाद की बेनिफिट नहीं होगी, रिटायरमेंट के बाद का कोई प्लानिंग नहीं होगा, जो करना है अभी करना है, और हर कोई काम में लगा रहेगा। तो ये आखिरी पीढ़ी है जो सरकारी नौकरी के लिए इतनी मेहनत कर रही है। इसके बाद जो आपकी पीढ़ी आएगी, आपके बच्चे होंगे, वो सरकारी नौकरी क्या होती है उनको नहीं पता चलेगा। ये सब परिवर्तन है, हमारी सोसाइटी तेजी से बदल रही है। और काम के लिए बदलना पॉजिटिव चीज है, अच्छी बात है, लेकिन गलत चीजों के लिए बदलाव लाना
एक पीढ़ी नष्ट और बर्बाद हो जाएगी, तकरीबन 40 करोड़ लोग उससे प्रभावित होंगे, बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी भविष्य में। तो सोसाइटी हमारे ग्रोथ या हमारे डेवलपमेंट, हमारी सोच को तय कर रही है कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट, स्कूल में इंसान सबसे ज्यादा समय बिताता है, 6 घंटा। उतना तो वो अपने घर में नहीं रहता। एक छोटा बच्चा घर आता है, बैग फेंका, बाहर निकला। मैं नहीं देखता कि एक बच्चा 6 घंटा लगातार घर में है, कभी नहीं। लेकिन स्कूल में 6 घंटा होता है। यानी कि स्कूल को ऐसा होना चाहिए जो उसके 6 घंटे का सही इस्तेमाल करके उसे सही दिशा दे सके। इसलिए बचपन से हर माँ बाप कोशिश करता है कि मेरे बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाए। अच्छे स्कूल में होने का मतलब जहां बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं। बच्चा अगर खेलने में अच्छा है तो टीचर खेलने पर भी फोकस करता है। बच्चा अगर जूडो कराटे में अच्छा है, स्विमिंग में अच्छा है, तो उसको अलग से क्लासेस दी जाती है। ये अच्छे स्कूल का मतलब होता है। उसको घुड़सवारी सिखाई जाती है। जितना पढ़ाई पे फोकस, उतना ही बाकी एस्पेक्ट पर भी फोकस करते हैं। ये एक अच्छे स्कूल की पहचान है। लेकिन किसी आम आदमी से पूछो अच्छा स्कूल बने क्या, तो कहते हैं जहां बहुत अच्छा पढ़ाई होता हो। पढ़ाई यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सिर्फ संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के अलावा विकास के जितने पहलू आप जानते हैं, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, चारित्रिक, भाषिक, नैतिक, सांवेगिक, ये जो जितने नाम हैं, क्या इनका विकास जरूरी नहीं है? तो हमारा काम ये नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो अच्छे स्कूल क्या करते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट के जितने एस्पेक्ट हैं सब पे फोकस करते हैं। इसलिए उन स्कूल को अच्छा स्कूल कहते हैं। अच्छी पढ़ाई होना अच्छा स्कूल नहीं है। जहां ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करें, वो स्कूल अच्छा स्कूल होता है। दिल्ली में या ऐसे कई संस्थान हैं जहां देखते हैं कि गार्जियन रात से लेकर सुबह तक स्कूल के बाहर लाइन लगा के खड़े रहते हैं, फॉर्म मिल जाए। ऐसे पिक्चर्स आते हैं। वहीं पे सो गए हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में होगा, ये सबसे अच्छा स्कूल है। महंगा है से प्रॉब्लम नहीं है, वहां एडमिशन ही नहीं होता है जल्दी। तो गार्जियन को अगर फॉर्म चाहिए तो वो रात को ही आ जाते हैं दूर दराज के क्षेत्रों से, और वहीं जहां लाइन लगता है वहां सो जाते हैं। सुबह उठ के सब वापस तैयार, अब फॉर्म लिया, भरा, बच्चे का टेस्ट कराया और एंट्री होती है। गार्जियन पागल है? नहीं ना, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए उतना मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो उनको रात भर जागने का उस ठंड में क्या जरूरत है सुबह सुबह फॉर्म लेने जाने का, जनवरी फरवरी का समय। डेवलपमेंट के लिए, अच्छा डेवलपमेंट हो। स्कूल हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर बच्चा वहां 6 घंटे समय दे रहा है, इसका मतलब उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण समय स्कूल के डेवलपमेंट के काम में लग रहा है, स्कूल में लग रहा है। और वहां हम उसे जो चाहे सिखा सकते हैं और बना सकते हैं। हमें वैसे ही करना चाहिए था। स्कूल जो चाहे वो सिखा सकता है। और स्कूल का मतलब अच्छा स्कूल, और अच्छा स्कूल का मतलब सिर्फ अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। काफी दिन पहले एक पिक्चर आया था जिसने स्कूल के एडमिशन की प्रक्रिया का मतलब जोड़ तोड़ निकाल के रख दिया। उस पिक्चर का नाम था हिंदी मीडियम। सोसाइटी के ऊपर एकदम कटाक्ष की तरह वो पिक्चर था कि हम भारत में रहते हैं, अगर मुझे हिंदी आती है तो मेरा एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। पिक्चर का नाम रखा हिंदी मीडियम। और बच्चे की एडमिशन के लिए क्या कुछ नहीं किया, झूठ बोला, मजदूरों की तरह काम किया, पता नहीं क्या क्या जिंदगी अपनाया। और फाइनली उसे ये एहसास हुआ कि ये सब चीजें मायने नहीं रखती। हम किसी स्कूल को अच्छा बना सकते हैं और वहां अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करके दे सकते हैं। सब कुछ अच्छा है, किया जा सकता है। तो फाइनली यही पता चलता है कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश की अपनी जो भाषा है उस पर हमारा फोकस नहीं है। अच्छे स्कूल जो भी हैं वो ज्यादातर क्रिश्चियनिटी से संबंधित है और वहां इंग्लिश इंपॉर्टेंस मानी जाती है। और उसकी वजह से यहाँ सभी तरह के बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता। तो स्कूल को इस नजर से देखा जाना चाहिए जो बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट में काम आ रही हो। अगर ऐसा नहीं है तो हम वेट करेंगे, स्कूलों को उस लायक बनाएंगे, डेवलप करेंगे और तब उनमें बच्चों का एडमिशन कराएंगे। ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्कूल के अलावा रहन सहन, क्या इससे पता चलता है कि व्यक्ति का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसा है? एलाइट क्लास पीपुल समझ रहे हैं?
एलाइट क्लास के लोग जो एक होता है ना, तीन तरह के आदमी होते हैं, एक जो मीडियम क्लास पैसे कमाने वाले होते हैं, एक अपर क्लास, एक लोअर क्लास। अपर क्लास वाले को एलाइट पीपुल कहा जाता है, एलाइट क्लास, अच्छे लोग। उनके बच्चों के स्टैंडर्ड को देख के लग जाता है कि अच्छे परिवार का बच्चा है, उसके कपड़ों को, उसके जूतों को, उसके रहन सहन को, उसके खाने पीने को, उसके सामान को देख के क्या लगता है, बच्चा अच्छे परिवार से होगा। हमारे रहन सहन का स्तर हमारे डेवलपमेंट को बताता है। आप चले जाइए गांव में, जहां छोटे बच्चों के रहन सहन का स्तर देखिएगा, तो कपड़ा पहना है कि नहीं इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता, उसी मिट्टी कांदो कीचड़ में नहा रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, सब कुछ हो रहा है। जहां वो है उसके हिसाब से जो वो रहन सहन है उसको अपना लिया है। लेकिन वही बच्चे अगर टाउन में आकर दूसरे बच्चों को देखते तो कहते ये हमेशा ऐसे क्यों रहता है, हमेशा खूब अच्छा कपड़ा पहना रहेगा, अच्छे जूते, अच्छे शर्ट वगैरह, ये खेलता कूदता नहीं है, इसके कपड़ों को भी मिट्टी नहीं लगा हुआ देखा। रहन सहन के स्तर की वजह से ये बदलाव देखने को मिलता है। तो जो बच्चे जिस तरह के रहन सहन के स्तर में रहेंगे वैसा डेवलप होंगे, इसमें बुराई नहीं है। जो जिस तरह की सोसाइटी में रह रहा है उस स्तर को अपना लिया तो इसमें गलत नहीं है। अगर कुछ बच्चे मिट्टी में रहते और खेलते हैं ये उनकी पहचान है, कुछ बच्चे मिट्टी से भागते हैं, खेलते तक नहीं ग्राउंड में, अगर कहीं चले गए हल्का सा किसी से टकरा के लग गया तो ऐसे झाड़ते हैं, मिट्टी लगा दिया। तो उनके रहन सहन के स्तर में फर्क को देखकर आप बच्चे के डेवलपमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा किस प्रकार का है। ये थोड़ा बहुत मायने रखता है, ज्यादा नहीं, लेकिन उसका असर पड़ता है, रहन सहन का स्तर हमारे जीवन पे पड़ेगा। और खान पान, हम अच्छा खाएंगे तब तो सेहत अच्छा रहेगा, हम अच्छा नहीं खाएंगे तो अच्छा दिमाग विकसित नहीं होगा, शरीर अच्छा नहीं होगा तो रेगुलर काम नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, सब कुछ निर्भर है। तो कहा जाता है कि अगर पेट में अनाज हो, अच्छा खाना हो, तो आदमी का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। खाने को रोका नहीं जाता। जिन बच्चों को खाने तक की समस्या थी उनके लिए मिड डे मील की शुरुआत स्कूल में की गई 1995। सबसे पहला राज्य था तमिलनाडु, वहां से मिड डे मील की शुरुआत की गई कि जिन बच्चों को दोपहर के खाना तक मिलने नसीब नहीं हो रहे उन बच्चों को स्कूल कैसे बुलाया जाए। तो मिड डे मील की योजना कि आओ पढ़ो, हम तुम्हें दोपहर का खाना देंगे। और इस लालच में परिवार के लोगों ने भी अपने बच्चों को ठेल ठेल के भेजना शुरू किया, जाओ खिचड़ी मिलेगा, खाना मिलेगा, अंडे मिलेंगे, किसी दिन दूध मिलेगा, सब कुछ तय करके भेजा, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा। लग रहा है कि खान पान भी कितना जरूरी है, अगर सही खाएंगे तब तो सही रहेंगे। पेट में भूख लगी हो और क्लास में बैठे हो तो पढ़ने का भी मन नहीं कर, बार बार ऐसा लगता है दर्द हो रहा है, ध्यान कहीं और भटका रहेगा। तो खान पान भी हमारे डेवलपमेंट और हमारे ग्रोथ दोनों के लिए जरूरी है। और क्या, एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, जब जन्म लेता है तो डॉक्टर उसको क्या सलाह देता है कि इसको सुबह की पहली किरण की जो धूप होती है उसको दिखाइए, बच्चे को उस धूप में लेके बैठिए। क्यों? विटामिन डी की प्राप्ति के लिए। अगर स्वच्छ वायु और प्रकाश बचपन से आपको न मिले, आप गंदगी में रहे, तो सही डेवलपमेंट कभी नहीं हो पाता, ना ग्रोथ हो पाएगा, आप बीमार रहिएगा, परेशान रहिएगा। तो डॉक्टर ये बताते हैं कि जो नेचर से हमें प्राप्त होता है वो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। आज के डेट में लोग धूप से भागते हैं, काम से भाग रहे हैं, बीमारी लेके आ रहे हैं। मैंने किसी किसान को आज तक विटामिन डी की कमी होते हुए नहीं देखा है। कमी किसको हो जा रही है? जो किसी ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पे एसी में काम कर रहा है, सुबह घुसा शाम को निकला, धूप कब उग रही है कब नहीं उसको कुछ पता नहीं है। गाड़ी में बैठ के आया, ऑफिस के गेट पे उतरा, अंदर एंट्री लिया और शाम को निकला, तब तक धूप खत्म। अब वो क्या करे? विटामिन डी की दवा खा रहा है। क्या कारण है? नेचर से हमने प्राप्त नहीं किया। जब हम नेचर से नहीं लेंगे तो उसका सप्लीमेंट कहीं ना कहीं से लेना होगा। नेचर से लेना ज्यादा बेहतर है। धूप हो, आपको पसीना होना चाहिए, आपको चलना फिरना चाहिए। पसीना हो जाए तो लोग कहते हैं बहुत गलती हो गई, भागो यहाँ से, पसीना हो रहा है। पसीना ना हो तब भी शरीर का लिए नुकसान है। तो ये सब चीजें हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत मायने रखती है। स्वच्छ वायु एवं प्रकाश भी बचपन से हमारे लिए बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे को कई दिनों तक लोग धूप में रखते हैं, उसको ऊपर से ढक देते हैं पतले कपड़े से और उसको धूप दिखाते हैं, वो विटामिन डी की कमी।
पूरी होने के लिए होता है। और क्या है? जलवायु। हम लोग किस तरह के जलवायु में रह रहे हैं? किस तरह के जलवायु में? मिक्स। हमारे यहाँ 4 मौसम कम से कम पाए जाते हैं, तो जलवायु मिक्स है। दुनिया में बहुत से ऐसे देश है जहाँ एक जैसा तापमान पाया जाता है हमेशा। हमेशा सिर्फ ठंडी है तो ठंडी ही चलती रहती है, वहां गर्मी नहीं होती। कहीं गर्मी है तो सिर्फ गर्मी है। तो जो जिस तरह के क्लाइमेट में रहता है उसी के अनुसार होता है। जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां लोग कैसे दिखते हैं? अजीब थुलथुले मोटे एकदम काले से दिखेंगे। मतलब रात को दिख जाए तो आदमी डर जाए उसको देख के, पता नहीं क्या है। लंबे चौड़े से होते हैं। जो ठंडे प्रदेश में होते हैं वो सिट्ठे पतले और एकदम फिट दिखाई देते हैं। जलवायु का असर है ये सब। वो कम बीमार भी पड़ते हैं। गर्म प्रदेश में रहने वाले लोगों की शारीरिक बनावट, रचना, सोचने समझने सब कुछ अलग हो जाता है। तो जलवायु हमारे लिए महत्वपूर्ण रखती है। जो लोग पहाड़ी इलाकों या क्षेत्रों में रहते हैं उस जलवायु में उनके शारीरिक बनावट भी अलग होती है। सब कुछ परिवर्तित होते हुए दिखेगा। आप जितना सेक्शन बदलेंगे, जितने जलवायु में परिवर्तन होंगे, उतने किस्म किस्म के लोग पाए जाते हैं। चाइना के लोगों को देखते हैं कैसे दिखते हैं? वो लोग हिंदुस्तानी को देखते हैं तो कहते हैं ये कैसा दिखता है सब। चाइना में काला आदमी ना के बराबर दिखाई देता है। अधिकतर चाइना में जो लोग हैं वो फिट है, ना बहुत पतले ना बहुत मोटे, फिट। जापान में सबसे ज्यादा फिट लोग पाए जाते हैं। वो वहां के क्लाइमेट की वजह से, वहां की व्यवस्था की वजह से। पता है जापान में कहीं भी जो पानी का टैंक छोटा छोटा लगा है, वहां पे ग्लास लेके आप ऐसे लगाइएगा उसमें से गर्म पानी आते हैं। हमारे यहाँ तो लोग फ्रिज का पानी पीते हैं। पूरे जापान में कोई भी आदमी नॉर्मल वाटर भी नहीं पीता, फ्रिज तो दूर की बात है। सालों भर सिर्फ जो हल्का बॉइल्ड वाटर होता है, हल्का गर्म पानी सालों भर पीते हैं। जाके बॉडी फिटनेस देखिए उनकी कितनी अच्छी है, स्किन देखिए कितनी अच्छी है, सब कुछ बेहतर। वहां के जलवायु की वजह से, वहां जो चीज अपनाए हैं उसकी वजह से। मौसम भी अच्छे पाए जाते हैं। लोग काम भी बहुत करते हैं। काम के दौरान बीच के दोपहर में सोते भी हैं अपने ऑफिस में। 1 से 2 घंटे का स्लीपिंग का टाइम उनको दिया जाता है। वहां का एक एक नागरिक उस सरकार के लिए जरूरी है। तो क्या कुछ लग रहा है कि जलवायु बहुत कुछ बता सकती है? तो हम जिस तरह के जलवायु में रहते हैं उसी के अनुसार हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। हम बिहार में हैं तो बिहार के हिसाब से डेवलप हो रहे हैं। अगर बिहार से आप चले जाइएगा डायरेक्ट केरला, वहां इतनी गर्मी पड़ती है और हर कुछ देर पर बेवजह की बारिश हो जाएगा कि झर बारिश होकर चली गई। आप मेघालय चले जाइए, वहां की जलवायु बिल्कुल अलग है। तो अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु अलग अलग, आपका विकास भी अलग अलग होगा, आपका ग्रोथ भी अलग तरीके से होगा। और क्या? मौस मौसम, भाषा, लैंग्वेज। यहाँ हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं आप लोग? भोजपुरी, मगही, वज्जी, जानते हैं ना? इस भाषा का असर हम पे पड़ता है कि नहीं? कैसे पड़ता है समझिए। आप जितनी ज्यादा भाषाओं को जानते हैं उतना ही ज्यादा आपकी लर्निंग बढ़ती है। लर्निंग बढ़ने का मतलब किसी व्यक्ति से मिलेंगे, अगर उसकी भाषा जान रहे हैं तो उससे कुछ सीखने सिखाने का अवसर मिलेगा। तो भाषा हमारे डेवलपमेंट में योगदान देती है। कहीं गए वो कुछ बोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोलूँ उसकी समझ में ना आए, तो किसी का डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। आप जानते होंगे यहाँ जो लोग ये कर रहे हैं वो जानते हैं भाषा। मान लीजिए आप इंग्लिश, आप हिंदी जान रहे हैं, आप संस्कृत जान रहे हैं, आप उर्दू जान रहे हैं, आप अरेबिक जान रहे हैं। ये सब भाषाएं हैं जो आप जान रहे हैं। आप थोड़ा बहुत रसियन जान रहे हैं, जर्मन लैंग्वेज जान रहे हैं, या कोई भी और लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज भी आप जान रहे हैं, जैसे भोजपुरी जान रहे हैं, या फिर ये दरभंगा में जो बोला जाता है क्या बोलते हैं उसको? मगही। दरभंगा में मैथिली। मान लीजिए इतने तरह की भाषाएं आप जानते हैं, तो आप जितना ज्यादा भाषा जानते हैं उतना ही ज्यादा डेवलप है। ये वो भाषाएं हैं जो मैं जानता हूं।
इतना ही जानता हूँ, अभी और कोशिश कर रहे हैं। अभी जर्मन सीखने का प्रयास चल रहा है 3 महीने से, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट उसमें आया है, टाइम न मिलने की वजह से स्पीड नहीं आ रही है। तो इतनी भाषाएं मैं बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो अगर आपको भाषा ज्यादा आती है, इससे कभी नुकसान नहीं है। और भाषा किसी धर्म, जाति, किसी क्षेत्र, किसी बैकग्राउंड का मोहताज नहीं होता। कोई भी आदमी दुनिया के किसी कोने से किसी भी भाषा को सीख सकता है। ये उस पर निर्भर है कि वो क्या सीखना चाह रहा है। तो हमारी सोसाइटी में जिस तरह की भाषाएं चलती है, जो कॉमन है, जो आज तक स्कूलों में हमने देखा है, उसमें से ज्यादातर आते हैं। जब हम लोग 10th और 12th कर रहे थे, उस दौरान हमें ऑप्शन दिया जाता था कि पर्शियन लेंगे कि अरेबिक लेंगे कि इंग्लिश लेंगे। ऐच्छिक विषय के रूप में, कंपलसरी नहीं था, बस पास होना था 100 नंबर के पेपर में। तो ऑप्शन दिए जाते थे, इसका मतलब स्कूलों में पढ़ाई हो रहे थे। तो ये सारे ऑप्शन अगर हमें मिले, अगर इन भाषाओं को हम जान रहे हैं, तो हमारा डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, हमें सीखने के ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। हमें किसी व्यक्ति जो इससे संबंधित भाषा को जानते हैं, उससे बातचीत करने में कोई हिचक नहीं होगी, तो कहते हैं कि इनका डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। ये है भाषा का महत्व। अगर हम भाषा नहीं जानेंगे, बोलेंगे नहीं, तब तक हमारा डेवलपमेंट का पता नहीं चल सकता। और क्या है? संस्कृति। संस्कृति है ना, कल्चर। और उसके बाद क्या है? सभ्यता। इन दोनों शब्द को फिलोसॉफिकल अंदाज में समझना पड़ेगा। ये दोनों शब्द साइकोलॉजी से संबंधित है, लेकिन बात फिलोसफी की करते हैं। जैसे इसको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एक कॉपी दीजिए। हाँ, कॉपी। एक कॉपी से कल्चर और सिविलाइजेशन में दोनों समझा देता हूं, समझिए। ऐसा मान लीजिए कि किसी ने प्रेडिक्ट किया था बहुत पहले कि 2012 के बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी। सुना होगा, काफी हड़कंप मचा था पूरी दुनिया में। पिक्चर भी बन गई 2012, जिसमें दिखाया गया कि बाढ़ आ गया, सुनामी आई, सब कुछ तहस नहस, सब बंद हो गए, और कुछ लोग जो एक जहाज पे थे वो टिके रह गए, वो बच गए। ऐसा ही था ना? अगर मान लीजिए कि दुनिया पूरी तरह खत्म हो गई और मैं एक आदमी जिंदा हूं इस क्लासरूम में, जो हम लोग हैं वो जिंदा रह गए, मेरे हाथ में ये सामग्री है, इस सामग्री का नाम है कॉपी, मेरे साथ है। तो जब मैं आने वाली पीढ़ियों को या नए लोगों से मिलूंगा, आने वाली पीढ़ियों को बताऊंगा, तो कहूंगा कि ये हमारी सभ्यता की निशानी है। ये कॉपी यानी कि सामान, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट किसी सभ्यता को बताता है। लेकिन इसमें जब पन्नों को उलटते हैं तो देखते हैं एक आध दो शब्द लिखे हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है। ये जो लिखा है उस समय की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। ठोस रूप में जो सामान है वो क्या बता रहा है? सभ्यता को, कि उस समय ऐसी चीजें बनती थी जिसको कॉपी कहा जाता था। और उस समय की संस्कृति यहाँ अंदर नजर आ रही है कि हम कितना डेवलप थे, किस चीज के बारे में अध्ययन कर रहे थे, हमारी पढ़ाई का स्तर क्या था, सोचने समझने का स्तर क्या था, ये हमारी संस्कृति बता रही है। तो ये सभ्यता हुई और इसके अंदर का कंटेंट हमारी संस्कृति हुई। इसीलिए जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो अलग अलग सभ्यताओं में मिले हुए सामान की चर्चा करते हैं, फलाना सामान कहाँ से मिला। लेकिन संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति में लोगों के सोचने समझने का स्तर, उनकी शिक्षा, उनकी बनावट, इस पर चर्चा करते हैं। यही है सभ्यता और संस्कृति। अब क्लियर हुआ? क्या हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति हमारे विकास को प्रभावित नहीं करती है? आज अगर हमें ये पता हो कि हमारा इतिहास कितना पुराना है, मानव इतिहास, अगर उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो हमें अचंभित करता है। कई बार इंसानों का अस्तित्व कब से है पता है? अभी तक जो ज्ञात है वो 4 लाख साल से है। 4 लाख साल से इंसान इस धरती पर रह रहे हैं। उसके पहले और पीछे जाएंगे तो इंसान किस रूप में था ये पता नहीं, और पीछे जाएंगे करोड़ों साल पहले तो पता चलेगा इस धरती पर डायनासोर का राज था। 5-6 करोड़ साल पहले पूरी धरती पर सिर्फ और सिर्फ डायनासोर होते थे, उन्हीं का राज था। ये एक प्रजाति एक समय में रही, फिर जमीन पूरी तरह तहस नहस हो गई, वापस जमीन बनी, और पानी से
जिंदगी का विकास होना शुरू हुआ। इसीलिए अगर धार्मिक किताबों के हिसाब से देखें तो इंसानों का पहला अवतार मत्स्य अवतार कहलाता है, जो इंसानी, उसी से धीरे धीरे परिवर्तित होकर हम इंसान बने मछली के रूप में। यानी जलीय जीव में सबसे पहले जान आई, लाइफ जल से शुरू हुआ, जलीय जीवों से। और वही जलीय जीव अलग अलग समय में अलग अलग क्लाइमेट में अपने आप को परिवर्तित करते चले गए, पानी में भी रहने लगे, जमीन पर भी रहने लगे, ऐसी प्रजातियां आने लगी, तो धीरे धीरे इंसानों का अवतरण हुआ बहुत लंबे समय के बाद। तो कहाँ 6.5 करोड़ साल पहले और कहाँ 4-5 लाख साल पहले की बात, बहुत फर्क है इन बातों में। करोड़ और लाख में बहुत का फर्क हो जाता है। और तब से हम विकसित हो ही रहे हैं, आज तक रुके नहीं। इंसान हुए तो इंसानों की सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई, चूंकि वो एक स्थान पर रहना शुरू कर दिए। पहले तो खाना बदोश थे, इधर उधर भटकते थे, समूह में रहने लगे तो अपनी एक संस्कृति बनाई, अपने रूल रेगुलेशन बनाए, सभ्यताएं बनने लगी। और सभ्यताओं में तलाश करने के चक्कर में एक स्थान से दूसरे स्थान लोगों ने भटका, तो पता चला कि यहाँ भी आदमी रहता है। कुछ लोग ढूंढने किसी और देश को निकले थे, मिला कोई और, अरे यहाँ भी लोग रहते हैं। ऐसा करके कनेक्ट होते होते लोग एक दूसरे के साथ एक बड़ी सभ्यता का विकास किया और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे। ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। तो अगर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो हमें गौरव महसूस होता है, गर्व होता है कि इंसानों की संस्कृति कितनी पूजनीय रही है, कितना बेहतर रहा है हमेशा से। और हम उसमें जो लोग उस समय के धर्म गुरु थे उनकी एक्सीलेंसी की रिस्पेक्ट करते हैं, कितने तेज बुद्धि के थे वो लोग। एक्सीलेंसी का मतलब होता है कि उनमें जो क्षमताएं थी जिसको उन्होंने प्रदर्शित किया, असंभव जैसी बातों को करके दिखाया, तो उनकी एक्सीलेंसी की तारीफ की जाती है, कितना एक्सीलेंट व्यक्तित्व रहा होगा। कृष्ण काल, श्री राम का काल, आगे अन्य देवताएं हुए उनके काल, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, 6,000, 5,000, 7,000 साल पहले। तो उनके समय की चीजों का जब अध्ययन करते हैं तो लगता है कि इंसान जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं वो कितना डेवलप है, कितना अलग था उस समय। हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़े जब 2011-12 की बात है, तो हम कल्पना कर रहे थे कि हमने आज कौन सा नया तरक्की कर लिया है। ये जो पक्के ईंट मकान वगैरह दिख रहे थे ये सिंधु घाटी सभ्यता में भी थे, कच्ची मिट्टी पर नहीं, पक्के ईंटों का मकान बना हुआ। ये जो आप चौराहा देखते हैं, चौराहा एक दूसरे को समकोण पे काटता है जिसको गोलंबर कहते हैं, उस जमाने में भी था। स्ट्रीट लैंप की व्यवस्था थी उस जमाने में, जो रात को जलता है ना स्ट्रीट लैंप, क्या बोलते हैं उसको, कुछ और नाम है, स्ट्रीट लाइट या स्ट्रीट लैंप कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी ये चलते थे, स्ट्रीट लैंप की व्यवस्था थी। अलग अलग जगह पर सराय बनाकर लोगों के रहने की व्यवस्था करना, पक्के नालियों की व्यवस्था थी। नाली जो बनाते हैं पानी वानी जाने के लिए, कचरा जाने के लिए, पक्के नाली की व्यवस्था उस समय थी। तकरीबन 2300 साल पहले की बात कर रहे हैं, और 2000 इधर हो गया, 4300 साल पहले, 2350 बीसी के आसपास की घटना बता रहे हैं। हमारे यहाँ तो पटना में नाली बना है, ये ढका हुआ भी नहीं है, नालियां खुले हुए हैं, और उस समय पक्की नालियां बन के वो ढके हुए रहते थे। तो फिर इन सब चीजों को देख के लगता है हमने डेवलप कहाँ किया, वो सभ्यता नष्ट हो गई, लेकिन उसके बारे में जो अवशेष मिला, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया, पता चला हमने कौन सी तरक्की कर ली है आज के डेट में। उस समय के लोगों के सोचने समझने का, बुद्धि का जो एक चरम सीमा थी, आज तो हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम अपने आप को मानते हैं कि हम मॉडर्न हैं। लानत है ऐसे मॉडर्निटी पे, जब लगता है कि हम बहुत ज्यादा तरक्की कर गए। उन इतिहास को पढ़ के अफसोस होता है कि हमने उस समय से लेकर आज तक कोई, इन 4-4,500 सालों में हमने कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाया। इससे बेहतर तो वही समय था। हाँ, व्यवस्थाएं कुछ अलग थी, सब कुछ जाति पर आधारित था, वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, कुछ कमियां थी लेकिन कुछ अच्छाइयां भी थी, वो भी प्रेज वर्दी था, उसकी तारीफ करना चाहिए। तो हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता हमें बहुत कुछ सिखाती है, अगर हम सीखने का प्रयास करेंगे तब। कमियां निकालने पर उतर आए तो हर चीज में कमी है, और क्या। कुछ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं,
कुछ अच्छे स्कूल में लाखों की फीस सालाना दे के पढ़ रहे हैं। अंतर किस चीज का है दोनों में? सामाजिक और आर्थिक स्तर का। किसी को अपने जीवन में सब कुछ बेहतर मिल रहा है, किसी को एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो रहा है बच्चे को। वजह है आर्थिक स्थिति। तो क्या ये स्थिति बच्चों के वृद्धि और विकास को प्रभावित नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। और अगर ये प्रभावित होगा तो समझिए पूरी एक सोसाइटी को नुकसान है, क्योंकि कौन सा बच्चा आगे चल के क्या करेगा कोई नहीं जानता। अगर वो खाने पीने और जीने में ही उलझा रहेगा तो तरक्की कब करेगा, पढ़ाई कब करेगा? इससे पूरी सोसाइटी का नुकसान होता है। नेक्स्ट, जिस परिवार में शिक्षा का स्तर होता है बेहतर, वो शिक्षा के महत्व को भी अच्छा समझते हैं। जिस परिवार में लोग शिक्षा के स्तर में अच्छे नहीं होते, वो शिक्षा को हमेशा सेकेंडरी मान के चलते हैं। क्या स्कूल जा रहे हो, ये काम कर लेना तब जाना, उसके लिए वो काम जरूरी है, उसकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। आज भी गांव देहात में अगर आप भी रह के आए होंगे तो मेरे एक बात को ध्यान पूर्वक जाकर ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। आज भी बच्चा सुबह जब पढ़ने निकलता है ना, सुबह 8 बजे 9 बजे ट्यूशन के लिए या स्कूल के लिए, एक झोला थमा दिया जाता है, जा रहे हो ना तो आते वक्त ये सब लेते आना। क्यों? ये उसकी जिम्मेदारी है। वो पढ़ने से ज्यादा इस टेंशन में रहेगा कि छुट्टी होगा तो वहां जाएंगे तो सामान लेना है, इसके बाद लौटेंगे तो मुझे खेलना है। एक टेंशन में है पूरे क्लास में कि जल्दी छुट्टी हो कि सामान लेके जल्दी जाए, हमको खेलना भी है। बहुत बुरी स्थिति है हमारी सोसाइटी की। जिस परिवार में शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं होता, वो शिक्षा के महत्व को कभी नहीं समझते कि उसका जो काम है उसे करने दीजिए, उसे पढ़ने का काम है छोड़ दो, पढ़ने दो उसको। हमारे यहाँ सोसाइटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि गार्जियंस या हमारे परिवार के लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे नहीं हैं। वो हमेशा अपने काम को पहले तरजीह देंगे, आपकी पढ़ाई बाद में होगी। गार्जियंस जिस दिन पढ़ाई के महत्व को समझ जाते हैं उस दिन बच्चे में बदलाव आता है, ये दिखता है। तो पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है, शिक्षा का जो स्तर है, ये भी हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि हम जिस पे डिपेंड है उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या जरूरी है। हम लोग भी कुछ इसी तरह के परिवार से निकल के बाहर आए जिनके लिए पढ़ाई हमेशा सेकेंडरी था। वो कहते थे दिन हमारा है, अगर हमको काम है तो हम तुमसे काम लेंगे, रात तुम्हारा है, तुम पढ़ो चाहे सो तुम जानो। ऐसी सोच कि पढ़ना है तो रात तुम्हारा है। जो आदमी दिन भर इधर उधर के काम में भटकेगा वो थकेगा, थकेगा तो रात को नींद आएगी, नींद आएगी तो सो गया, सो गया तो पढ़ाई नहीं हुई, तो नुकसान तुम्हारा। पूरा रात था तुम्हारे पास, क्यों नहीं पढ़ा? दिन में नहीं पढ़ना है। अगर दिन में किताब कॉपी लेके बैठ जाए तो लोग उठा देते थे, चलो उठ रखो किताब कॉपी। तो गार्जियन का पढ़ाई लिखाई का स्तर सही होना बहुत जरूरी है, बहुत बाद में समझ आया। और क्या है? ज्वाइंट फैमिली में बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असर पड़ता है। जो लोग ज्वाइंट फैमिली में होंगे उनको पता हो कि साल में एक बार कपड़ा सिलाता था, एक तरह के खाने सबके लिए बनते थे, उस खाने का समय होता था इतने बजे आपको मिलेगा, बाद में आइएगा तो नहीं मिलेगा, खाना खत्म। अगर सबके लिए कोई काम है तो बर्डन एक आदमी पर ज्यादा है तो सबको सामान्य स्कूल में ही पढ़ाते हैं, सबको एक जैसे स्कूल में भेजते हैं, एक जैसी ड्रेसिंग, एक जैसा खाना, रहन सहन सब कुछ बराबर। अगर किसी का बीच में कपड़ा फट गया, चप्पल जूता टूट गया तो इंतजार होता था कि फिर कोई पर्व त्योहार आएगा तभी खिलाएगा। ये सब कुछ ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन उस फैमिली की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? एक माँ को कभी पता ही नहीं होता था कि मेरे बच्चे को कौन नहलाया, कौन पहनाया, कौन खिलाया, इसका टेंशन किसी को नहीं होता था। अगर घर में जो बहुएं हैं, अगर कोई किचन का काम संभाल रही है तो जो बाकी बहुएं हैं वो बच्चों को नहलाने धुलाने, स्कूल ड्रेस पहनाने, नाश्ता करा के स्कूल पहुंचाने, ये सारा काम हो गया। जब भी किचन से बाहर निकली तो सारे बच्चे स्कूल में हैं, इसको कोई टेंशन नहीं माँ को कि मेरा बच्चा कहाँ है। ये ज्वाइंट फैमिली के सबसे पॉजिटिवनेस वाली बात है। एक आदमी उसमें मुखिया होता था जो परिवार के सभी लोगों की जरूरतों को देखता था। ये ज्वाइंट फैमिली की अच्छाई है। और बच्चे ज्वाइंट फैमिली में पेशेंस रखना सीखते थे। आज के डेट में पेशेंस है बच्चे में? नहीं है। ये चीज मुझे अभी चाहिए तो चाहिए। उस समय इंतजार करते थे कब आएगा दीपावली, ईद, कपड़ा सिलाएगा, वेट होता था। और अफसोस तो तब होता था जब साल में एक बार कपड़ा सिलाए, वो भी स्कूल ड्रेस। कैसा लगता था? कुछ डिफरेंट सिलना खरीदना चाहिए था
तो क्या होता था, तुम लोगों को तो दिन भर स्कूल ड्रेस पहनना है, दूसरा कपड़ा क्या करोगे, चलो त्योहार के मौके पर भी स्कूल ड्रेस सिला के एक अलग टेंशन। तो ज्वाइंट फैमिली में ड्रॉबैक्स थे, लेकिन अच्छाइयां भी बहुत थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। दादा दादी चाचा चाची जितने भी लोग थे, काका काके, सब एक साथ होते थे, शाम वाम को बैठते थे, बच्चों को कहानियां सुनाते थे, समय से पढ़ते थे, देखते थे, हर चीज ऑब्जर्व करते थे। इससे बच्चों का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होता था, उसके सोचने समझने का तरीका बदलता था, जरूरी था। और क्या है, न्यूक्लियर फैमिली, ये तो एकल परिवार की बात है। एकल परिवार का मतलब वो तीन होते हैं, माँ बाप और बच्चा, बाकी उसके साथ और कोई नहीं होता। आज के डेट में सोसाइटी ऐसे ही हो गई है, हर आदमी अपने काम के लिए परिवार से अलग होकर निकल पड़ा। अब जिसकी ज्वाइंट फैमिली उसके अपने होम टाउन में है या अपने गांव में है, और वो काम के सिलसिले में बाहर निकल गया, तो बाहर निकला तो वो निकला, पत्नी निकली और बच्चा साथ में है तो वो भी निकला। अब ये क्या बन गए, न्यूक्लियर फैमिली। इतनी दिक्कत है न्यूक्लियर फैमिली को कि बताया नहीं जा सकता। कोई भी इमरजेंसी है तो यहाँ कोई नहीं है, सब कुछ आप छोड़ छाड़ के काम में लगे। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता था, कोई भी बात है घर वाले सब संभाल रहे हैं, सब देख रहे हैं, कोई टेंशन नहीं कि क्या करना है नहीं करना है, आप अपने काम पर फोकस कीजिए। न्यूक्लियर फैमिली में है, एक बच्चा स्कूल जाने लायक नहीं है तो घर पे बोर होता है, उसको कहीं बाहर नहीं जाने देना। ज्वाइंट फैमिली में वो बच्चे बाकी बच्चों के साथ खेलते कूदते वक्त गुजर जाता है, यहाँ बोर होता है, कभी मोबाइल पर गेम खेलता, कभी टीवी देखता, कभी कुछ करता, हाथ पैर पटकता, यहाँ नहीं रहना हमको, उसका अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाता। न्यूक्लियर फैमिली नुकसानदेह है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों की आवश्यकताओं को जो भी जरूरत है वो पूरी होती है। ये देखे बिना कि पर्व त्योहार आया है कि नहीं, उसको आज कोई चीज चाहिए तो अभी खरीद के दे दिया जाता है, हर जरूरतें पूरी होती है, क्योंकि तब संख्या कम है, सिर्फ आप पर ही जिम्मेदारी है, आपका एक या दो बच्चा है। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता था, 10-12 बच्चे, कोई चीज लाना है तो सबके लिए, नहीं लाना तो किसी के लिए नहीं, इस चक्कर में बहुत से काम रह जाते थे। तो न्यूक्लियर फैमिली भी कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान करता है, तो कहीं थोड़ा बहुत फायदा देता है। न्यूक्लियर फैमिली अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन ज्वाइंट फैमिली से अच्छा कुछ नहीं। और हेल्थ, कहते हैं कि बहुत अच्छी कहावत है, यूपी और बिहार में प्रयोग किए जाते हैं, मन चंगा तो कठवत में गंगा, सुना है? अगर हम ठीक हैं तो मुझे सब कुछ सही नजर आता है, अगर हम चंगा नहीं है, स्वस्थ नहीं है, अच्छे नहीं है, तो हर चीज क्या लगती है, हटाओ इसको, ये चीज मन नहीं कर रहा है, वो मन नहीं कर रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सब कुछ बुरा है, न स्कूल जा सकते, न बच्चों के साथ खेल सकते, न घूम फिर सकते, न परिवार के साथ अटैच हो सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो कहते हैं कि इंसान का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है ताकि उसका डेवलपमेंट हो। अब ऐसी बीमारी हो गई कि 6 महीना वो हॉस्पिटल में रहता है, तो 6 महीने स्कूल जाता है, क्या सीखेगा, बात बात पे बीमार है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। स्वास्थ्य ठीक है तो डेवलपमेंट है, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कभी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट फैक्टर। और जिस तरह के हमारे दोस्तों का समूह होता है वो मित्र मंडली कहलाता है, जिसमें स्कूल में सब लोग एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन 3-4 दोस्त ही होते हैं जो बहुत करीब होते हैं, स्कूल के बाद भी मिलते हैं, अपने बहुत सारी चीजों को शेयर करते हैं, खेलना कूदना एक साथ, खाना पीना एक साथ, होमवर्क भी एक साथ बैठ के करते हैं, कहीं घूमने जाना हो तो एक साथ, उनको कहते हैं मित्र मंडली, जो 3-4 लोगों का समूह होता है, चड्डी बड्डी यार बोलते हैं उनको। अगर वो लोग हैं तो उनसे भी बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा होता है, क्योंकि वो एक दूसरे का केयर करते हैं। बचपन से अगर दोस्ती है, हमेशा से रह गई, तो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं, ऐसी डेवलपमेंट नजर आती है उनमें। ये क्यों होता है, क्योंकि वो साथ होते हैं। मित्र मंडली हमें अच्छा और बुरा दोनों बनाती है। अब मान लीजिए कि आपके दोस्तों के समूह में एक सुट्टा मारने वाला हो, वो बार बार आपको कहेगा, रोज एक बार ट्राई करो ना, एक बार क्या होता है, रोज आप मना कर रहे हैं, हटाओ हटाओ, नहीं गलत चीज है, हमारे घर के लोग मना करते हैं, 10 दिन 20 दिन 25 दिन बाद कहते हैं अच्छा लाओ देखते हैं एक बार क्या होता है, उस चक्कर में आदत लग गई। तो मित्र मंडली जैसी रहेगी वैसा ही हमारा डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो गार्जियन क्या करते हैं, समय समय पर दोस्तों के समूह को घर पे बुलाते हैं, खाने पर दोस्तों को बुला के लेके आना, ताकि देख के ऑब्जर्व कर सके कौन किस तरह का है। गार्जियन भी बहुत चालाक होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि इसका जो समूह है जिनके बीच रह रहा है वो कैसे बच्चे हैं। वो कहेगा नहीं,
कहेगा तुम्हारे कितने दोस्त हैं, तो 4, तो संडे को सबको बुलाओ, यही साथ में खाना खाएंगे, खेलना कूदना तुम लोग। वो ऑब्जर्वेशन चाहते हैं कि बच्चा किस तरह का है, सब किसके साथ ये रह रहा है। अगर सब कुछ सही है तो छोड़ देते हैं, कुछ प्रॉब्लम लगे तो मना करते हैं, उसका साथ ठीक नहीं है, वो लड़का ऐसा है, ऐसा करता है, वैसा करता है, सब पता करते हैं। तो मित्र मंडली हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि उसी के साथ हम वक्त ज्यादा बिताते हैं। और क्या है? सिनेमा। क्या फिल्में हमें प्रभावित करती है? फिल्म देखते हैं तो उसका प्रभाव हम पे पड़ता है। अगर सोसाइटी की किसी कुरीति पर आधारित फिल्म बनाई जाती है तो देख के लगता है ना कि बहुत गलत हो रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका प्रभाव हम पे पड़ता है। अगर फिल्म में कुछ अच्छी चीजें दिखाई जाती है तो लगता है मैं भी करूं, इससे सोसाइटी का अगर फायदा है तो मैं क्यों ना करूं। तो सिनेमा कहीं ना कहीं हमारे सोचने समझने के स्तर को परिवर्तित कर रही है। आज के डेट में सिनेमा देख के लोग कपड़े, जूते, चप्पल, पोशाक सब कुछ खरीदते और पहनते हैं। होता है कि नहीं? मार्केट में हीरो ने कौन सी शर्ट पहनी है, देखते देखते एक हफ्ते में वो शर्ट मार्केट में आ जाएगी और बहुत से लोग पहन रहे हैं। अगर हीरो ने अपने बाल कुछ अलग डिजाइन से काट के रखे हैं तो बहुत से बच्चे वैसे कटा लेते हैं कि मेरा बाल भी ऐसा रहेगा। कुछ लोग तो टावर की तरह खड़ा कर लेते हैं, देखते हैं ना वो खड़ा वाला बाल, ऐसे खड़ा खड़ा रहता है। तो जो स्टाइल मार्केट में है वो सिनेमा से देख के एडॉप्ट कर लिए। क्या प्रभाव हम पे नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है। उसमें अच्छे चीजों का भी प्रभाव पड़ रहा है और बुरे चीजों का। और यही चीज हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों से जुड़ा हुआ है। तो सिनेमा प्रभावित करती है। और क्या है? अगर रास्ते में कोई चीज आप देखते पढ़ते जा रहे हैं उसमें कुछ अश्लील चीजें भी होती है जो नहीं चिपकाना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए कि छोटे बच्चों को उसमें नजर पड़े, लेकिन बहुत से लोग लगा देते हैं। तो क्या उसका बुरा असर बच्चों के दिमाग पे नहीं पड़ रहा है? कुछ अश्लील पोस्टर, कुछ ऐसी बातें, कुछ गंदे शब्द लिख देना, पोस्टर बैनर पे कोई ऐसी तस्वीर छाप देना, कितना खराब लगता है। तो बच्चों को उसके सोचने समझने का स्तर में उससे बदलाव आता है। वो मार्केट में जो दिखता है उसके हिसाब से सोचते हैं। कहां से ऐसी खांसी वाली चीज आ रही है? यहाँ तो सब ठीक है, सबको हो रहा है ना? अच्छा हाँ, इसकी वजह से हो सकता है, बाहर से आ रहा हूँ। खैर, क्या बता रहे थे हम अभी? हाँ, पोस्टर बैनर अगर पॉजिटिव और सही हो तो हमारे लिए फायदा करता है, और अगर पॉजिटिव सही ना हो, अश्लील तस्वीरें छाप के इधर उधर करके पोस्टर बैनर लगा के और बच्चों को उसके लिए प्रेरित करते हैं तो वो नुकसानदेह है। और क्या हो सकता है? प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक में आ जाता है, जैसे आपका टीवी हो गया, आपका मोबाइल हो गया, जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सब हो गया। ये सब क्या करेंगे? आपको प्रभावित करते हैं। डायरेक्ट है क्या वो? नहीं, ठीक। आपके मोबाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हर वक्त हाथ में होता है, क्या जरूरी है कि सिर्फ पॉजिटिव चीजें सिखा रहा है? आजकल बच्चा पैदा होते ही 2-4 महीने में मोबाइल मांग रहा है, पहले मोबाइल चाहिए, बोलने नहीं आ रहा है लेकिन वो चाहिए, और उसमें कोई चीज ऑन करके उसको स्क्रॉल कर करके देख रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक छोटे बच्चे का 15 सेकंड का वीडियो एक देखा था, क्या बोलते हैं उसको, रील्स वगैरह। उसमें देखा कि एक छोटा बच्चा था जो मुश्किलन बैठ पाता था, 6 महीने का होगा, जो बैठ जाता है, बैठ के मोबाइल देख रहा था, किसी ने हाथ से छीन लिया, उलट गया, उलट के चिल्लाना रोना शुरू। फिर उसको किसी ने उठाया, उठा के मोबाइल दे दिया, एकदम साइलेंट। फिर थोड़ी देर बाद छीन लिया, फिर चिल्लाना, उलट के, जैसे होता है ना पलट जाना, चिल्लाना जोर जोर से, जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण सामान ले लिया। उतने छोटे बच्चे का इस एक मोबाइल से कितना असर पड़ रहा है पता नहीं। वो आजकल जरूरी तो नहीं है कि हर चीज आदमी स्क्रॉल करे तो सही चीजें आती हो, उसमें अच्छी और बुरी दोनों चीजें आ रही है, और बच्चा बचपन से वही देख रहा है, उसका असर बुरी तरह पड़ता है। टीवी देख रहा है, उसका असर पड़ रहा है। जो रास्ते में पोस्टर्स और बैनर्स नजर आते हैं, जो भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंटेड हो या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक हो, उन सब का असर बच्चों पर पड़ता है, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर पड़ता है। तो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो सब चीज, टीवी से लेकर मोबाइल से लेकर सारी चीजें, सारे गैजेट्स जिसका हम प्रयोग करते हैं उसका असर हम पे पड़ता है। इसका एग्जाम्पल आपको बता देते हैं।
मार्केट में कोई भी नई चीज जब आती है तो उस नई चीज के प्रोडक्ट आने से पहले उसका प्रचार आता है। अभी दुकानों में सामान नहीं आया, कहां देख रहे हैं बच्चे? टीवी पे प्रचार, रोज उसका प्रचार चल रहा है। प्रचार को देखते 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 मन में थक जाता है तो कहते इसको एक बार मंगाओ तो देखा जाए कैसा लगता है। ख्याल यही आता है ना। 5 दिन क्या लगता है, क्या बकवास चीज देते रहता है, हटाओ इसको। फिर प्रचार आया, फिर लगता है बकवास चीज। 20 दिन में वो आपके दिमाग में घर कर जाता है और 21वें दिन आप उस सामान को मंगाते हैं अपने घर पे चेक करने के लिए कि ये कैसा है। ये है मार्केट स्ट्रेटजी। किसके माध्यम से? टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई बात आपके दिमाग में घुसा देना कि यही सही है, इसी को लो। ये होता है एडवर्टीजमेंट, प्रचार। अगर वो प्रचार किसी गलत चीज के लिए हो तो वो भी तो बच्चे को आकर्षित करती है। हमें क्या लगता है कि हम खाने पीने के जितनी सामान बच्चों को खिलाते हैं सब सही है? नहीं, उसमें बहुत खतरनाक चीजें भी है। कुरकुरे बच्चे को खिलाना किसी प्लास्टिक से कम नहीं है। कुरकुरे को भी माचिस से जला के देखिएगा, लास्ट में जो बचेगा वो प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं। प्लास्टिक वो बच्चों के पेट में जा रहा है, कितना नुकसान करता होगा। चिप्स खतरनाक चीज है छोटे बच्चे के लिए। लेकिन इन्हीं चीजों का, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये सब खाने पीने के इतना प्रचार आते रहता है कि बच्चे को वही खाना है। मोबाइल जब निकाला तो सबसे पहले पिज्जा का प्रचार। अब वो बैठे बैठे कहेगा हमको पिज्जा खाना है। क्या है, नहीं है, अच्छा बुरा नहीं मतलब है, दिख रहा है तो खाएंगे। ये आदत पकड़ रहे हैं। तो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है। हमें क्या करना है, सब कुछ कंट्रोल कर रही है और ये अच्छा नहीं है। पिछले 5 साल से मैं आज तक एक भी न्यूज चैनल नहीं लगाता हूं, अगर टीवी देखना होता है तो। पिछले 5 साल से, 6 साल से, क्योंकि चैनल पे न्यूज ही नहीं नजर आता मुझे। किसी तरह का कोई न्यूज नहीं नजर आता। जो न्यूज हमें चाहिए वैसा कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिसका सोसाइटी से हमसे कोई संबंध नहीं है। बकवास चल रहा है, 2 आदमी को बैठा लिया, मुर्गा मुर्गी की लड़ाई करा रहा है, मतलब वही टीवी पे बच गया। तो इसलिए मैं 5-6 साल हो गया लगभग न्यूज चैनल आज तक नहीं लगाया। अगर मुझे न्यूज पढ़ना होता है तो मैं क्या करूंगा, मोबाइल में किसी पेपर को डाउनलोड करके करंट अफेयर वगैरह देख के इसके न्यूज को समझ लेता हूं कि क्या है। टीवी पे नहीं, कभी नहीं। और अगर ये चीज आपके अंदर डेवलप हो जाएगा तो समझिए और अच्छी बात है। क्योंकि न्यूज देखिएगा तो आप नफरत करना सीखिएगा एक दूसरे से, लोगों से। देखिए ही मत, ना दिखेगा, ना कुछ ऐसा सोचेंगे, ना होगा। अगर हम फेसबुक ऑन करते हैं, मेरे नाम से है, उसमें कोई भी ऐसा मैसेज देखते हैं जिसका किसी भी तरीके से सोसाइटी के लिए गलत लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा के लिए ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए हम जब मोबाइल उठा के चलाते हैं तो हमको सिर्फ पॉजिटिव चीज नजर आती है उसमें। एक भी निगेटिव मैसेज कमेंट कुछ भी नहीं दिखता। क्योंकि हमने अपने आप को जिस दायरे में रखा है उसमें सिर्फ अच्छी चीजों का घेरा बनाया है। जो भी निगेटिव आता है हमेशा के लिए ब्लॉक। वो पेज, वो चीज, वो आदमी कभी दोबारा दिखाई नहीं देना चाहिए। और इसीलिए जब मैं देखता हूं तो टेंशन नहीं होता, सब कुछ मुझे सही लगता है। कोई अगर कहता है ऐसा होगा तो मेरे में तो नहीं दिखाता है, कहाँ ऐसा कुछ हो रहा है, कहाँ ऐसा कुछ आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम जैसा चाहते हैं वैसा बना सकते हैं, लेकिन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंसानों के दिमाग पर हावी हो रही है। आप उसे हावी होने देंगे तो आपके लिए प्रभाव होगा। और क्या है, इससे तो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। कहते हैं ना, रोल मॉडल कौन है, तो हमारे फादर हैं, हमारे मदर हैं। हम उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट भी तो उसी के हिसाब से होगा। अगर कोई बेटा अपने बाप की तरह बनने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अच्छा है तो अच्छा बनेगा, वो बुरा है तो बुरे रास्ते पर उसके साथ चल पड़ा, तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट तो उसके परिवार के द्वारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित हो ही रहा है। तो माता पिता प्रभाव करते हैं। और क्या, हो गया। अभी आगे लिखेंगे कुछ पॉइंट्स और हैं। क्या बोलते हैं उसको, मदिरा सेवन। मदिरा सेवन, अरे शराब पीने वाला, ये भी तो नुकसान कर रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। मदिरा सेवन, सेवन यानी उसको खाना पीना। आगे लिखेंगे धर्म, जाति, समुदाय, ये तीनों भी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। धर्म, जाति, समुदाय।
इतने पॉइंट्स तो मैंने लिखा है, आपके दिमाग में कोई ऐसी बात आ रही है जिससे लग रहा हो कि ये प्रभावित कर सकता है, जो मेरे से छूट रहा हो? 20-25 पॉइंट तो मैंने लिखा ही दिया आपको। हाँ, जेंडर, लिंग, ये भी प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है वो बताएंगे। जेंडर यानी लिंग, और रंग रूप, लिख लीजिए। ये सब छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। रंग रूप, अब समझिए इन सभी पॉइंट्स को, 4-5। धर्म जाति तो मैं बता चुका हूं कि हमारे सोसाइटी में उससे ऊपर कुछ नहीं है। पर्सन की नहीं, सोसाइटी की बात कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी इंसानियत को या लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन सोसाइटी में ज्यादातर लोग क्या हैं, उनके लिए सबसे जरूरी क्या है? धर्म। उसके लिए मरेंगे, मारेंगे, कटेंगे, काटेंगे, सब करने को तैयार है। तो वो एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण नहीं है। 1888 की एक छोटा सा कथन है। उन आज हम 2023 में जी रहे हैं। 1888 कितनी पुरानी बात है। उस समय कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री के लिए, जो अभी डेवलप हो रहा है, ग्रो में है, डेवलपिंग कंट्री के लिए धर्म एक अफीम के समान है। एक बार अगर उसकी लत लग गई तो बर्बाद हो गया। कब का कथन है? 1888। उन्होंने कह दिया कि डेवलपिंग कंट्री को बर्बाद करना है तो धर्म नामक अफीम की लत लगा दो लोगों को। जिस देश में ये लत पकड़ा, वो देश कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। वो हमेशा डेवलपिंग कंट्री के नाम से जाना जाएगा। धर्म से ऊपर उठ के सोचिएगा, तब डेवलप हो पाएंगे। नहीं तो अफीम की तरह उसे चाटते रहे, आदत रोज लगेगी, रोज मन करेगा थोड़ा सा और चाटे, वही एक बुरी लत। तो धर्म जाति बहुत नुकसानदायक चीज है। इससे ऊपर उठ के इंसान के बारे में सोचना चाहिए। और क्या है? समुदाय को तो मैंने पहले ही बता दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में कॉलोनी का बसना समुदाय है। जजेस कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी, इंजीनियर कॉलोनी, छोटा छोटा समुदाय विकसित हो गया है सोसाइटी में, जो अलग रहते हैं। ये अलग रहना भी नुकसान है। आप मिक्स सोसाइटी का हिस्सा क्यों नहीं है, जिसमें सभी तरह के सोच के लोग रहते हैं? अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप उसे सही कीजिए कि छोड़ के चले जाएंगे, हम दूसरे जगह रहेंगे, ऐसे लोगों के बीच नहीं रहेंगे। जब आपके साथ कोई रहेगा, आपसे सीखेगा, तब तो आपके जैसा बनेगा। आप भागे फिरिएगा, कहेगा सोसाइटी बदल नहीं रहा है, तो नहीं बदल सकता ऐसे। और क्या? लिंग प्रभावित करता है कि नहीं? क्या आपने अपने घर में इन सब चीजों को महसूस किया है कि लिंग की वजह से भी प्रभाव पड़ता है? अगर रात को आपको किसी पार्टी में या शादी में जाना है, गार्जियंस जाने देंगे? गर्ल्स खास तौर पे नहीं। डर है, एक सोसाइटी ने डर बना के रखा हुआ, लड़कियों को अकेले नहीं जाने देना। कोई घटना हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, परेशानी में पड़ जाएंगे। जेंडर को लेकर फर्क, लड़का 9 बजे जा रहा है, 10 बजे जा रहा है, 2 बजे आ रहा है, सुबह आ रहा है, इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कहते वो तो लड़का है। यानी जेंडर का असर हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर पड़ता है। हमारी सोसाइटी में जो माँ आज भी बहुत शिक्षित नहीं है, वो घर से भेदभाव शुरू करती है। भाई और बहन दोनों है, तो भाई को जरूरत से ज्यादा प्यार और दुलार, और बहन को सब कुछ उसके लिए करने को कहना। कोई अच्छा खाना बन जाए तो भाई के लिए रख दो, वो दोबारा खाएगा, तुम एक ही बार खाओ। क्यों? अगर खाना बासी है तो माँ और बहन बैठ के खाएंगे कि सुबह का बचा हुआ था, खा लेते हैं। लेकिन भाई आएगा तो ताजा बनेगा। क्यों? क्या ये जेंडर का डिफरेंस नहीं है? एक लड़का है तो वो सोसाइटी से बाहर निकल के कहीं भी किसी स्टेट में पढ़ाई करने जा सकता है, लेकिन एक लड़की को लोग नजर के सामने रखना चाहते हैं। क्यों? ये सब जेंडर की वजह से। इससे उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों पर असर पड़ता है। कुछ लड़की तो एक्सेप्ट कर लेती है, तो भाई परिवार के साथ ठीक है। जो एक्सेप्ट नहीं करती, हर बात पे सवाल खड़ा करती है, वो घर के सबसे बुरी लड़की है। लोग उसको रोज ताना देंगे। अगर बूढ़े लोग हैं तो वो तो समझिए उसको जान ले लेंगे। तुमको करना क्या है? चूल्हा चौकी का काम है, कहाँ जाओगे बाहर पढ़ने? हो गया ना मैट्रिक, हो गया ना इंटर, घर बैठो। बूढ़े लोग और थका देते हैं बोल बोल के। तो यही है कि जेंडर हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को जबरदस्त प्रभावित करती है। खाने पीने, रहन सहन, सब कुछ में कहीं ना कहीं प्रभाव नजर आता है। सोसाइटी में अभी बहुत बदलाव आया है। अभी पिछले 5-7 सालों में मैं कहूँ, 2015 के बाद
जबरदस्त बदलाव आया। आज लोग लड़कियों की बात सुन रहे हैं, उसको पढ़ने का अवसर दे रहे हैं, उसको बाहर निकलने का अवसर दे रहे हैं। ये परिवर्तन है और इस परिवर्तन को बनाए रखना जरूरी है। बनाए रखना कैसे? अगर आप मेहनत करने आए हैं, पढ़ने आए हैं, सिर्फ रिजल्ट दे दीजिए उनको और फिर किसी दूसरी तैयारी की बात कीजिए। वो एकदम पीछे से सपोर्ट करते हैं, ठीक है चलो ठीक है तुम अच्छा कर रही हो, अच्छा पढ़ो, जाओ आगे बढ़ो। लेकिन आ गए हैं 2 साल 3 साल हो गए, एक रिजल्ट हाथ में नहीं है। गार्जियन को भी अफसोस होता है ना कि इतना समय से भेजा, आज तक कुछ भी नहीं पढ़ाई की। आप मेहनत कीजिए, रिजल्ट देखिए, फिर देखिए सपोर्ट कितना मिलता है, कितना आगे बढ़ने का अवसर होगा। और आपके पीछे जो आपके बहन है या सोसाइटी के अन्य बच्ची है, उनको पढ़ने का अवसर मिलता है आपको देख के। अगर आपके गांव मोहल्ले में 100 घर है, उसमें से 2 लड़की की नौकरी हो जाए, बाकी 80% घर वाले लड़कियों को निकालते हैं, तुम भी जाओ तुम भी पढ़ो, देखो तो उसका नौकरी हो गया ना। पता है नौकरी से क्या फायदा हो रहा है? फीमेल की सोसाइटी में रेस्पेक्ट और दहेज खत्म, 2 चीजों का सबसे बड़ा फायदा। जॉब में है तो लड़के वाले दहेज मांगने की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनको सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल रही है जो सालों भर अंडे देगी, इसलिए वो दहेज की बात ही नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर लड़की घर में बैठी है तो एक बहुत ऐसे दहेज की मांग करेंगे जो परिवार के लिए अरेंज करना मुश्किल है। दहेज बंद है बिहार में, बंद है ना। दहेज बिहार में वैसे ही बंद है जैसे दारू बंद है। समझ पा रहे हैं ना? बिहार में दारू बंद है लेकिन मिलने वाले को तो रोज मिल रहा है, रोज 150 केस लग रहे हैं, इसने पी लिया वो वहां पड़ा था। वैसे ही दहेज भी बंद है देखने के लिए, काम सब अंदर ही अंदर हो रहा है। इसके बाद क्या है? बस 25 पॉइंट लगभग आपने लिखा। अब अब सोचना समझना यह है कि जब क्वेश्चन पूछा जाए तो पूछा जाएगा कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो कारक तो बहुत सारे हैं, अगर उसमें सब चुनने के लिए आए या न चुनने के लिए आए तो वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर ये समझ गए कि प्रभावित करने वाले कारक कौन है तो हर चीज पर आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। अभी इतने पॉइंट सुनने समझने के बाद लगता है ना कि सब जगह कहीं ना कहीं है बातें, उससे हमारी डेवलपमेंट पर असर पड़ा है, हमारी ग्रोथ पर असर पड़ा है। कुछ बातें बुरी लग जाती है तो कई लोग खाना पीना बंद कर देते हैं, ये इससे भी ग्रोथ प्रभावित होता है। तो मानना यही है मेरा कि जैसे आप हैं, आप अपने आप को स्टेबल मानिए, क्वालिफाइड मानिए, आप अपने आप को तेज समझिए और जीवन में आगे बढ़िए। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान न कर सके। सोच ले बस कि मुझे ये करना है। और एक अच्छी चीज ये है, टीचर सेलेक्ट एकेडमी की पहचान है कि यहाँ जब भी बैचेज होते हैं उसमें लड़कों से ज्यादा लड़कियां होती है और रिजल्ट रेशियो में भी लड़कों से ज्यादा लड़कियां रिजल्ट देते थे। हाईएस्ट स्कोर में भी लड़कियां आगे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि बोर्ड का पेपर है तो नारी सशक्तिकरण के प्रति बिहार का टॉपर बना दिएगा, नहीं। नेशनल एग्जाम है सीटीईटी, इसमें आपका नाम आपकी चीजों से किसी को मतलब नहीं है, जो आपने स्कोर किया वही आता है। गर्ल्स का स्कोर हमेशा से बेहतर रहा, कारण फोकस्ड होकर रहना, फोकस्ड। लड़कों में क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म भरने की वजह से फोकस एक जगह नहीं रहता। वो एनटीपीसी को भी भर रहा है, दूसरे एग्जाम से भी दे रहा है, उधर बीपीएससी भी डाल दिया है, कोई और फॉर्म, इतने जगह बंट जाता है कि वो फोकस नहीं कर पाता। पास हो जाएगा लेकिन टॉपर नहीं हो पाता। लेकिन अगर वो फोकस्ड हो जाए, उसको भी लगे कि नहीं मुझे यही करना है, तो वो भी टॉपर्स में शामिल होते हैं। आपका सीटीईटी का टारगेट होना चाहिए स्कोर में, जो भी आपका पेपर है सीटेट टारगेट, वो टारगेट होता है 140। यहां तक पहुंच सकते हैं, आसान है। पिछली बार का स्कोर जो मैंने देखा, अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, दिसंबर वाला बता रहे हैं, दिसंबर में पेपर 1 में स्कोर रहा 137 हाईएस्ट, और पेपर 2 में हाईएस्ट स्कोर रहा 132, और 130 तो कई लोगों का था पेपर 1 में। पेपर 2 में 130 तक पहुंचना बहुत कॉमन सी बात थी, बहुत से लोगों पहुंचे, 17-18 लोग लगभग थे जिनका 130 या इससे ऊपर स्कोर था।
137 हाईएस्ट था पेपर वन में, 132। इसलिए अब टारगेट क्या है, और ये 137 इंडिया के टॉप 10 में था, क्योंकि 141 नंबर इंडिया टॉपर था उस समय, क्योंकि टेस्ट काफी टफ था दिसंबर वाला। अब तो जब से ऑफलाइन हो गया पेपर थोड़ा आसान हो गया। उस समय 30 दिन परीक्षाएं चलती थी, पेपर इतना टफ बनाता था जानबूझ के कि लोगों की हालत खराब हो जाती थी। फिर भी मेहनत करके यहाँ टेस्ट वगैरह देके स्कोर अच्छा करके जाके इतना स्कोर किया लोगों ने। इस बार भी उम्मीद है कि ये आंकड़ा टच हो जाएगा। इस बार का भी पेपर बहुत ही अच्छा रहा। तो आपके लाइफ में एक टारगेट होना चाहिए, वो टारगेट होगा तो आप फोकस्ड स्टडी करेंगे कि मुझे क्या पढ़ना है। और उस टारगेट को अचीव करने में आपको मेरी जब मदद हो, जब जो चीज पूछना हो, समझना हो, जितनी बार समझना हो उतनी बार आप हमें बोल सकते हैं, हम उसके लिए मेहनत करते हैं। क्योंकि इंडिया में टॉप लेवल के स्कोरिंग में बहुत रेयर चांस है। अभी तो लोगों को पता भी नहीं है कि पटना से टॉप 10 में इंडिया में आ रहे हैं लोग, ये भी किसी को पता नहीं है। क्योंकि ये सब चीजें पेपर्स वगैरह में निकलते नहीं, फॉर्म आ गया, रिजल्ट हो गया, इतना ही पेपर में लिखता है, इतने परसेंट लोग पास हो गए। कभी देखा है टॉपर्स की फोटो छपते हुए पेपर में? नहीं। कोचिंग वालों का काम है कि भाई कितना स्कोर हुआ तो अपने स्टूडेंट का पेपर छपवाओ। ये हमारा काम है, सोसाइटी का काम होना चाहिए कि जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनके लिए अच्छा पेपर्स वगैरह में पब्लिश करा के उनका मनोबल बढ़ाएं, लेकिन नहीं हो पाता। हम लोग उसके लिए करते हैं, फिर अब उसका पोस्टर बैनर्स वगैरह निकलवा देते हैं। अच्छा लगता है उनको भी देख के। उधर दिखते होंगे बहुत सारे लोग पीछे जो लगा हुआ है, उनके स्कोरिंग की वजह से लेफ्ट साइड में। तो जो लोग अच्छा स्कोर करते हैं वो फोकस्ड होते हैं। आपकी लाइफ में भी फोकस उतना ही जरूरी है। इस वीक के बाद हमें एक लैंग्वेज का पेपर भी शुरू करेंगे। अभी धीरे धीरे पेपर शुरू कर रहे हैं। 17-18 के बाद साइंस या सोशल जो विषय जिनका होगा उनकी क्लासेस फिर दूसरे टाइम से भी अरेंज की जाएगी, जिनका जैसा पेपर होगा वैसा। पेपर वन तो बहुत कम ही लोगों का है। कितने लोग का है पेपर वन ओनली? और पेपर टू बाकी लोग हैं, बीएड है ना सब लोग बाकी। पेपर टू तो साइंस या सोशल का समय में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। तो मुझे लगता है अभी साइंस वाले लोग हैं नहीं, सोशल वाले लोग ही ज़्यादातर आए हुए हैं पेपर टू में, तो उनके लिए भी कुछ अरेंजमेंट की जाएगी। तो जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है हम लोग सब्जेक्ट एक एक करके स्टार्ट करते जाएंगे। अभी सीडीपी हुआ, इस वीक में सीडीपी को लेके चलेंगे फ्राइडे सैटरडे तक। उसके बाद फिर मंडे से इस आवर को 2 आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, 1 घंटा सीडीपी 1 घंटा लैंग्वेज। तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, काम भी होने लगेगा। क्लास चल रहा है तो वो चलता रहेगा, नहीं रुकता है। स्टूडेंट का वेट नहीं करते हैं हम, हमको लगता है कि जो आ गए उनके लिए भाई अब काम शुरू हो जाना चाहिए। आज के क्लास में कोई पूछने वाली बात नहीं थी, सिर्फ समझने वाला टर्म्स था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में किन किन चीज़ों को हम लेके चल सकते हैं। और जितनी सोसाइटी में हमें चीज़ें नजर आई जो प्रभावित कर सकती है सबको मैंने लिखा है। यहाँ तक कि मुझे रंग रूप भी लिखवाना पड़ा, इसका भी असर पड़ता है। काले और गोरे का भेद समझ रहे कितने जमाने से चल रहा है, उसका असर हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर था। क्या पता आज भी है, नहीं है। इंसान का स्मार्ट होना या कुरूप होना भी इसकी विशेषता है। मोर स्मार्ट मोर फ्रेंड्स, लेस स्मार्ट लेस फ्रेंड्स, ये पहचान है सोसाइटी की। इंसान दिखने में अच्छा हो तो उसके दोस्त भी ज्यादा होते हैं, स्मार्ट हो तेज तरार हो पढ़ने में ज्यादा दोस्त, कुरूप हो अजीब सा दिखता हो उसके दोस्त एकदम ना के बराबर, लोग उससे भागते हैं, पता नहीं जैसे लगे कोई जीव जंतु आ गया। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं विकास को, सोचने समझने का स्तर को प्रभावित करती है। तो हमें सभी स्तर को टच करते रहना है कि क्या क्या चीजें प्रभाव में आ रही हैं। और कोई नई बात? कल होगा आपका टेस्ट चैप्टर का। चैप्टर के टेस्ट में तकरीबन 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 40 मिनट समय रहेगा, बस एक क्वेश्चन 1 मिनट। टेस्ट आपके मोबाइल पर ही होंगे, चैप्टर होता जाएगा। 40 मिनट आप टेस्ट देंगे, 40 मिनट के बाद हम वही क्वेश्चन बोर्ड पर लाएंगे, उसी को डिस्कस करेंगे क्या सही क्या गलत हुआ, साथ साथ कि डायरेक्ट हम ही डिस्कस करवा दें आपसे बनवाए बिना। आपसे बनवाना जरूरी है ताकि हम समझे तो कि आपको कैसी बातें समझ में आ रही है, कैसे पढ़ाने से आपके स्कोर से पता चलता है, तब मेरे पढ़ाने के पैटर्न में बदलाव होता है। तो एक टेस्ट छोटा सा मिलेगा, 30-40 क्वेश्चन का लगभग रहेगा, और जितने क्वेश्चन रहेंगे उतने मिनट समय मिलेगा। क्वेश्चन आपके ग्रुप मोबाइल में ही सामने रहेगा,
यहीं आप टेस्ट देंगे और उसके कुछ देर बाद डिस्कशन शुरू कर दिया जाएगा। तो चैप्टर खत्म, टेस्ट जरूरी है। और कोई दिक्कत नहीं ना? कितना टाइम हो रहा है? तो घर जाके कुछ नहीं करना है, इस टोटल चीज को रिवीजन कर लेना। अगर आपने एक आध सवाल मिस कर दिया हो, छोड़ दिया हो, तो क्या करेंगे उसके लिए? यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, उसको एक बार देख लेंगे। यूट्यूब चैनल है टीचर सेलेक्ट एकेडमी। अगर एक क्लास भी इधर 4-5 दिन में आपका छूटा होगा तो वो सब यूट्यूब पर है। चूंकि अभी लोग आ रहे हैं तो इसलिए यूट्यूब पर दे दिया है कि अगर एक क्लास मिस हुआ होगा तो आप वहां से देख लीजिएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कल शुरू किया था और आज खत्म, तो चैप्टर यहाँ से है। बाकी समय हमने साइकोलॉजी के डेवलपमेंट की बात की, विषय का विकास कैसे कैसे हुआ है। रिवीजन करके आइएगा, आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि तब हम याद कराएंगे कि ये वाला पॉइंट मैंने कहाँ लिखाया था, इसको कैसे समझाया था, एक एक पॉइंट समझा सकते हैं। और सारे क्वेश्चन वहीं से होते हैं, 99% आपकी कॉपी से होगा। और कॉपी से बेस्ट कोई मटेरियल नहीं होगा, तो मार्केट से मत लीजिएगा कुछ भी। इन चीज़ों को ढूंढिएगा तो शायद सब एक जगह कहीं ना मिले, काम आएगा कॉपी आखिरी समय में। कॉपी को मेंटेन करते चलिएगा, यही आपका बेहतरीन नोट्स बनेगा सीडीपी का आगे चल के। ठीक है।